हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8th की ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो अब तक हमने 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो उनको आप देख सकते हो। और आज हम करेंगे शुरुआत मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज की, ठीक है। तो रिसोर्सेज वाला पहला ही चैप्टर था। रिसोर्सेज मैंने बताया था, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। एक तो पावर रिसोर्सेज के बारे में, जिनसे हमें पावर मिलती है, जैसे कोयले से हमें पावर मिलती है, सोलर एनर्जी से हमें पावर मिलती है, विंड एनर्जी से हमें पावर मिलती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है। न्यूक्लियर पावर, ठीक है। कई सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें पावर मिलती है उनको हम पावर रिसोर्सेज या एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें डीजल, पेट्रोल, कोल, बहुत सारी चीज़ आती हैं। दूसरा हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो मिनरल्स आपको पता ही है, मिनरल्स जिनको खनिज बोलते हैं। तो ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनको हम खोद के निकालते हैं, और उनके बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, और पहले लेक्चर में हमारा पूरा की पूरा फोकस जो रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है, मिनरल क्या होते हैं और कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास 7th क्लास में, कि जो अपनी अर्थ है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी में आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं? सबसे सेंटर में होती है कोर, उसके ऊपर होता है मेंटल, और सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, ठीक है। तो अपर मोस्ट लेयर होती है जो क्रस्ट होती है, सेंटर में जो लेयर होती है, सॉरी बीच में जो लेयर होती है उसको मेंटल बोलते हैं, और बिल्कुल सेंटर में होती है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। और आपने ये भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो अपनी अर्थ है, इसमें मतलब जो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, खुदाई करोगे, कई बार देखा होगा कभी पत्थर निकलते हैं, कई सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारी रॉक्स पाई जाती हैं, अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी क्या है, सोर्स है जिसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। और इन मिनरल्स का जैसे जैसे हम इनके बारे में पता कर रहे हैं, इनके बहुत सारे यूजेज हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक आपने ये भी देखा होगा, आपने क्लास 7 में रॉक्स पढ़ी होंगी आपने। 3 टाइप्स की रॉक्स पढ़ी होंगी, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि इन सभी की सभी रॉक्स में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये मिनरल्स जो होते हैं मिलके क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। तो जो आपको रॉक मिलेंगे उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये कि मिनरल जिनको हम खनिज बोलते हैं, ध्यान देना ये कहाँ से निकलते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मिनरल निकलते हैं अर्थ से। कहाँ से निकलते हैं? अर्थ में पाए जाते हैं। पृथ्वी हमारी जो है भंडार है, उसमें कई टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी जगह पर आपको ज़्यादा मिनरल मिलेंगे और किसी जगह पे आपको कम मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी अर्थ की जो शेप है, वो यो अर्थ का जो मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट है, अलग अलग जगह पर अलग अलग एनवायरनमेंट पाया जाता है, उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अलग अलग जगह पर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर कोई पूछ ले कि भैया मिनरल क्या है, तो ज़मीन के अंदर से खोद के जो चीज़ निकाली जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिनरल। अब ये अलग बात है, मिनरल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको इंट्रोडक्शन ध्यान रखना है, और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा बेसिक्स में। जमीन के अंदर से जो खोद के निकाली जाती है चीज़ें, उसको हम बोलते हैं ओर। क्या बोलेंगे? ओर। अब ओर में 2 चीज़ होती हैं, एक तो मिनरल होते हैं, प्लस आई लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई का मतलब है इम्प्योरिटी, ठीक है। जमीन से जैसे मान लो आपने लोहा निकाला, अब देखो आप जो हमारे आसपास जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो आपके स्टोन्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, आयरन हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी चीज़ जो आप अपने आसपास देख रहे हो ना, ये सारी की सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है? मिनरल्स की। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो गोल्ड है, जो मतलब आयरन है, आप ज़मीन से खोद के लाए और उसको यूज करने लगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। ज़मीन से जब हम खोद के लाते हैं तो उसमें ना कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। इम्प्योरिटीज़ को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मिनरल प्लस इम्प्योरिटीज मिलके बनाती हैं ओर। तो ध्यान देना, जमीन से जो खोद के निकालते हैं ना, वो होता है ओर। अगर हम इसमें से इम्प्योरिटीज को हटा दें, ओर की हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, वहाँ पर इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। और जब इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं तो क्या बचता है? मिनरल बचता है। तो ज़मीन से डायरेक्टली अब हम कह सकते हैं, यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है कि मिनरल्स ज़मीन से निकलते हैं, बट आपको टेक्निकली याद रखना है कि ज़मीन से जो खोद के निकाली जाती हैं चीज़ें, अर्थ से जो खोद के निकाली जा रही चीज़ें, वो क्या होती है? ओर होता है। ओर में 2 चीज़ होती है, मिनरल प्लस इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि,
ठीक है। और इम्प्योरिटीज को अलग कर दो, अलग करने के लिए आपको पता है फैक्ट्रीज में ले जाएंगे, इसकी प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें मिलेगा मिनरल। ओके, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो मिनरल्स, अब मिनरल्स क्या होते हैं देखो, अब इनके बारे में जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल, ठीक है, या इज नोन एज मिनरल, ऐसे भी हम कह सकते हैं। पहली बात तो मिनरल जो होते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो नेचुरली प्राप्त होते हैं, मतलब हम इनको बनाते नहीं है, नेचर की देन है, नेचर ने इनको हमें प्रोवाइड किया है। आयरन हम बना नहीं सकते भाई, आपको पता है आयरन नेचर की देन है, गोल्ड नेचर की देन है, सिल्वर नेचर की देन है, ये जितने भी टाइप्स की रॉक्स पाई जाती हैं ये नेचर की देन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर की देन है। तो पहली बात तो मिनरल जो होते हैं कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरली प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं जिनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मतलब अब अलग अलग मिनरल्स का कंपोजिशन अलग अलग मिलेगा, जैसे आयरन का अलग कंपोजिशन मिलेगा, गोल्ड का अलग कंपोजिशन मिलेगा, सिल्वर का अलग कंपोजिशन मिलेगा, ठीक है, कोल का अलग कंपोजिशन मिलेगा, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनका अलग कंपोजिशन मिलेगा, सैंड स्टोन होंगे उनका अलग कंपोजिशन मिलेगा। तो केमिकल कंपोजिशन हर चीज़ का क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, इसीलिए उनको हम अलग अलग टाइप के मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात ये कि स्पेस, हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर मिनरल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, इवनली मतलब समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, अलग अलग जगह पे मिनरल्स अलग अलग पाए जाते हैं। आपको पता है हमारी अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया में कई प्रकार के फिजिकल रीजन्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, ठीक है, कहीं पे कोस्टल एरियाज हैं। तो अलग अलग जगह पे मिनरल्स अलग अलग पाए जाते हैं, हर जगह पे समान रूप से मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। और जिस देश में जितने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं समझ लो वो उतना ही ज़्यादा रिच होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी यही है। अब अगर वो उनको यूटिलाइज करें सही से, अगर मान लो किसी देश में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर किसी देश में मिनरल्स ज़्यादा हैं और वो उनको यूज भी कर पा रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो समझ लो वो बहुत ही ज़्यादा रिच बन सकते हैं, पावरफुल भी बन सकते हैं, ठीक है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। तो जो मिनरल्स होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जनरली रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जो स्पेस मैंने बताया था ना 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, तो अलग अलग रॉक्स में अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। और किसी पर्टिकुलर एरिया पे मिनरल्स जो होते हैं कंसंट्रेटेड होते हैं, हर जगह पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। किसी जगह पे कोई दूसरा मिनरल मिलेगा, किसी दूसरी जगह पर कोई दूसरा मिनरल मिलेगा। मतलब आप देखोगे पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सोना बहुत कम मिलता है, गोल्ड की जो माइंस है वो बहुत कम है, मगर आप साउथ अफ्रीका में देखो वहाँ पे गोल्ड की माइंस मिलती हैं, डायमंड की माइंस मिलती हैं। तो अपने यहाँ पे जैसे कोल अच्छा है, आयरन अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, तो हर जगह पे ये जो मिनरल्स है ना बराबर रूप में नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल सच एज आर्कटिक ओशियन बेड और अंटार्कटिका। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ मिनरल्स, अब आपने देखा होगा पृथ्वी की ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक एरिया और नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक एरिया अर्थ में, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो अंटार्कटिक और आर्कटिक ऐसे रीजन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ रहती है, मतलब 12 महीने पूरी साल यहाँ पे क्या रहती है, ठंड रहती है, बर्फ़ की चादरें यहाँ पे बिछी रहती हैं। तो ये एरिया ऐसे हैं यहाँ पर मतलब आम आदमी मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। मगर यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि एक्सेसिबल नहीं है, आसानी से आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। अब मिनरल्स जो हैं अलग अलग जोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स में या जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में बनते हैं और अलग अलग कंडीशंस में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर, मैंने बताया ना मिनरल्स क्या है, समय के हिसाब से, जोग्राफी के हिसाब से, या फिर मतलब हमारी अर्थ में जो मूवमेंट होते रहते हैं। अब अर्थ में आपको पता है बहुत सारे मूवमेंट होते रहते हैं, अर्थ में बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, अर्थ के अंदर आपको पता है इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं। तो ये जो अर्थ के अंदर फोर्सेस काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं किसमें, मिनरल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब आपको पता है जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान लावा बाहर निकल के आता है, कूल हो जाता है, इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं, उस रॉक्स के अंदर क्या मिलेंगे आपको, मिनरल्स मिलेंगे। तो मिनरल जो है किस पे डिपेंड करता है, पहली बात तो ये जोग्राफिकल जियोलॉजिकल इवेंट्स पर भी डिपेंड करता है और अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। दे आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेसेस। सिंपल सी बात है, जो मिनरल्स क्रिएट होंगे कैसे प्रोसेस के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा क्रिएट होंगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब इंसान का इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप, दखलंदाजी, मतलब इंसान क्रिएट नहीं कर सकता मिनरल्स को। मिनरल्स किसके द्वारा क्रिएट होते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। अब जैसे मान लो अभी जस्ट मैंने बताया था कि वोल्केनिक जब इरप्शन होगा तो लावा बाहर निकल के आएगा,
क्या हम मतलब इसको कर रहे हैं, इंसान कर रहा है वोल्केनिक इरप्शन? नहीं, ये नेचुरली हो रहा है। तो नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं उसी के द्वारा मिनरल्स बनते हैं। मान लो माउंटेन बन गए किसी जगह पे, दो टेक्टोनिक प्लेट टकराई और माउंटेन बन गए, तो माउंटेन्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हिमालय भी किसकी वजह से बना था? टेक्टोनिक मतलब एक्टिविटी की वजह से बना था। दो प्लेट टकराई थी, इंडिया और यूरेशिया वाली प्लेट टकराई थी, तो उससे बना हिमालय में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस था? ये नेचुरल प्रोसेस है अपना, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बाहर से देखने पर जो आपको दिखाई दे उसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मिनरल्स को हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये मतलब किस टाइप का मिनरल है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? जैसे कलर देख के बता सकते हैं, उसकी डेंसिटी देख के बता सकते हैं, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे सॉल्युबिलिटी मतलब किसी चीज़ में घुलने की जो कैपेसिटी होती है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी होगी सॉल्युबिलिटी, और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल, ये तीन हो गई, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस। इनको देख के हम बता सकते हैं मिनरल किस टाइप का है, ठीक है। अब आम मतलब आपने देखा होगा आम मतलब ज़िंदगी में भी हम बहुत सारे मिनरल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम घर में आपने देखा होगा सब्जी बनाने में सॉल्ट का यूज़ करते हैं, चपाती बनाने में सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट भी क्या है भाई? एक मिनरल है। इसको भी कहाँ से निकाला जाता है? ज़मीन से। ओशन का पानी रहता है, जो ओशन में आपको पता है सॉल्टी वाटर रहता है, उससे हम क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और जो पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल्स के अंदर इसमें क्या पाया जाता है? आपको पता है ग्रेफाइट पाया जाता है। तो ग्रेफाइट भी क्या है? मिनरल है, ठीक है। तो सॉल्ट इन योर फूड, ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर आल्सो मिनरल्स। ये भी क्या हैं? मिनरल्स हैं। अब हम देखेंगे मिनरल्स के टाइप्स कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो अपनी बुक में तो मतलब एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दे रखा है, मैं आपको थोड़ा सा एक एडवांस मतलब बता देता हूँ आपकी नॉलेज के हिसाब से, एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से। हमेशा ध्यान रखना मिनरल मेनली तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और तीसरे होते हैं एनर्जी मिनरल्स। हालांकि एनर्जी को अपनी बुक में यहाँ पर नॉन मेटेलिक में ही दे रखा है, ठीक है। या फिर आप इतना ध्यान रखना कि तीन टाइप्स के मिनरल्स हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक, अच्छा नाम से ही पता चल रहा है मेटल। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा मेटल और नॉन मेटल। सिंपल सा आप मतलब मुझे कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बता दोगे आप? ठीक है, चलो कमेंट करके बताना। हालांकि मैं भी यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो मेटल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, करंट फ्लो कर सके। घर में जो करंट फ्लो करती है ना, तो तार जो देखे होंगे उसमें करंट फ्लो करती है, उसको मेटल बोलते हैं। पानी की जो रॉड होती है उसमें करंट फ्लो करती है, उसको हम मेटल बोलते हैं। पानी की रॉड में आपने देखा होगा हीट भी फ्लो करती है, जो हीट मतलब लाल लाल सा हो जाता है पानी की रॉड, या हीटर लाल हो जाते हैं, तो हीट भी फ्लो करती है। तो ऐसी चीज़ें जो हार्ड होती हैं, चमकदार होती हैं, और जिसमें मतलब आप उनको स्ट्राइक करो तो उसमें से साउंड भी निकलती है, और हीट पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, आपका सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स मतलब जिसमें ना तो करंट पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, और हीट पास ना हो सके, ना चमकदार हो, ना ज़्यादा हार्ड तो हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो मेटल नॉन मेटल साइंस में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, और आपको दो तीन पॉइंट इनके बताने कमेंट करके कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो ओके, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। तो मिनरल्स तीन प्रकार के, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी। अब नाम से ही पता चल रहा है ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है, जिसमें मेटल पाया जाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटेलिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट ना पाया जाता हो, उनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा सैंडस्टोन, सिल्क का मतलब जो रेत वेत होती है, या फिर कई प्रकार के पाउडर से देखे होंगे, ठीक है, लाइमस्टोन। तो इनमें क्या है? अब जैसे आपने सीमेंट बनता है, तो सीमेंट किससे बनता है? नॉन मेटेलिक मटेरियल से बनता है, ठीक है। तो वो कैसा हो गया? नॉन मेटेलिक। एनर्जी मिनरल्स, इसमें आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें एनर्जी में आ जाएगा। अच्छा, मेटेलिक के भी दो प्रकार के, एक तो फेरस और दूसरे नॉन फेरस। फेरस जिसमें आयरन पाया जाए, क्या पाया जाए? आयरन। तो आयरन मतलब आपको पता ही है, मतलब जो चुंबक होती है उसे, मैग्नेट जो होती है उससे अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर कोई मेटेलिक मिनरल जिसमें आयरन के कंटेंट पाए जा रहे हैं उसको फेरस बोलेंगे, और जिसमें आयरन के कंटेंट नहीं पाए जा रहे उसको हम बोलेंगे नॉन फेरस। फेरस का मतलब ही क्या होता है? आयरन, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो दूसरा, ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज में ही है। अब अगर आपको कोई पूछ रहे एग्जांपल्स, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इन सब चीज़ों को यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। तो मिनरल्स मेटेलिक जो होते हैं वो फेरस और नॉन फेरस। फेरस में आयरन और मैग्नीज, नॉन फेरस में लेड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, ठीक है, ये नॉन फेरस हो गए। इसमें गोल्ड भी आएगा। और नॉन मेटेलिक में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सोपस्टोन, माइका, जिप्सम, ग्रेनाइट, मार्बल, ये सारे सारे क्या हो गए? नॉन मेटेलिक। और एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम, ये सारे एनर्जी मिनरल्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं अपनी बुक पर।
तो मिनरल्स मेनली कंपोजिशन के आधार पर, कंपोजिशन मतलब किन चीज़ों से बना हुआ है, तो कंपोजिशन के आधार पर मिनरल्स यहाँ पे दो प्रकार के दिखा रखे हैं, एक है मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। आइडिया लग गया होगा। मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स जिसमें क्या पाया जाओ, मेटल कंटेंट पाए जाते हों, और जिसमें मेटल कंटेंट ना पाया जाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। पहले हम बात करेंगे मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है रॉ फॉर्म में। जो कच्ची फॉर्म होती है इसमें क्या पाया जाता है, मेटल कंटेंट पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी खासियत होती है कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब आपको पता है मेटल तो हार्ड ही होता है, लोहे को स्क्रैच करके देखना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें से हीट पास हो सकती है। तो हीट आपने देखा होगा, आयरन की जो रेड इमर्जन रॉड होती है जिसे हम पानी गर्म करते हैं तो इसमें से हीट पास होती है कि नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा हीटर जो होता है उसमें से हीट पास होती है। तार भी आपने देखे होंगे वो गर्म हो जाते हैं, उसमें से भी हीट पास होती है। और आपने मान लो चिमटा देखा होगा ना, आप लोहे की कोई रॉड को गर्म करो तो एक तरफ से गर्म करोगे तो दूसरी तरफ भी क्या हो जाती है, उसकी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब उसमें से क्या पास हो रही है, हीट पास हो रही है। तो वो क्या है, मेटल है। तो मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं वो हार्ड होते हैं। दूसरा, इसमें से हीट पास हो सकती है, कंडक्ट मतलब पास हो सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो करंट होती है, लाइट जो मतलब करंट जो होती है वो भी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। और साथ के साथ में ये कैसे होते हैं, लस्टर और शाइन होती है इसमें। लस्टर मतलब चमकदार होते हैं, देखो यहाँ पे चमक दिख रही है। तो मेटल की जो चीज़ें होती हैं आप देखना उसमें चमक रहती है। आप अपना चेहरा भी देख सकते हो, कई सारी जगह पे तो इतनी ज़्यादा चमक रहती है, मगर नॉन मेटल्स में चमक नहीं पाई जाती है। आप पत्थर में मतलब देखोगे चमक मिल जाए, बहुत रेयर है, मगर हाँ मेटल की चीज़ें होती है उसमें चमक पाई जाती है, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उसकी खासियत पूछी जा सकती है, प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, हीट कंडक्ट हो सकती है, लस्टरस होते हैं मतलब शाइनिंग मतलब इसमें से चमक मतलब निकलती है। एग्जाम्पल अगर कोई पूछे मेटेलिक मिनरल्स के तो आयरन ओर, बॉक्साइट ओर, मैग्नीज ओर समझ में आ गया ना। ओर को हमें बोलते हैं अयस्क, जमीन से जो खोद के निकालने हैं वो और ओर में क्या पाई जाता है, मिनरल प्लस इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज को निकाल दो तो क्या बचेगा, मिनरल बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मेटेलिक मिनरल्स में क्या है, आयरन ओर, बॉक्साइट ओर और मैग्नीज ओर। मेटेलिक मिनरल्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल ये और हटा देना, फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स दो प्रकार के होंगे, फेरस जिसमें क्या पाया जाता हो, आयरन कंटेंट पाया जाता हो, नॉन फेरस जिसमें क्या नहीं पाया जाता हो, आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता हो। तो फेरस मिनरल्स वो होते हैं, तो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। तो मतलब फेरस मिनरल्स के एग्जांपल दे रखे हैं, आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट, इनमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन पाया जाता है उसको हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं, और ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन नहीं पाया जाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। तो नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट कंटेन सम अदर मेटल्स। इसमें कुछ और मेटल्स पाए जाते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। तो आपने देखा हो गोल्ड को अब चुंबक से मतलब अट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता, आयरन नहीं पाया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, नॉन मेटेलिक मतलब इसमें मेटल कंटेंट नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, इसमें मेटल्स नहीं पाए जाते। इनके एग्जांपल देखें हम, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। ये माइका, ये जिप्सम है। लाइमस्टोन मतलब जो आपका सीमेंट बनाने में काम आता है, ठीक है, चूना जो रहता है। तो ये किसके एग्जांपल है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। और यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम को भी किसमें इंक्लूड कर दिया है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ध्यान देना, जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल मतलब जो हमारे ईंधन के काम आते हैं, कुछ जलाने, जैसे फ्यूल में मतलब जैसे अपनी बाइक हो गई, जो मतलब मोटरसाइकिल जो होती है, या फिर अपने कार हो गई, ट्रैक्टर, जो भी, इनमें फ्यूल डालते हैं नहीं डालते हैं, ईंधन डालते हैं जिससे ये चलते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम, ये किस में आते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ही आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ। हमने क्या देखा, मिनरल देखा, दूसरा हमने देखा मिनरल के टाइप्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपनी नोटबुक में ऐड कर लेनी है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और साथ के साथ में आप हमारे नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं यहाँ पे मैंने छोटा सा वीडियो बना रखा है, उसको आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 की ज्योग्राफी NCERT हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, उस वर्ड का नाम है एक्सट्रैक्शन। तो पहली बात तो इसको समझ लो, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज़ को निकालना कहीं से, ठीक है। जैसे मान लो पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन मिनरल्स को निकालने को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना।
और मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, माइनिंग के बारे में देखने वाले हैं कि माइनिंग के कितने टाइप्स के मेथड्स हैं उनको हम देखेंगे, या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के कितने सारे मेथड्स हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है, इससे पहले लेक्चर नंबर मैं बना चुका हूं, तो वहां पर वो लेक्चर जरूर देखें ताकि आप कुछ टर्म्स आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली क्या डिस्कस करने वाले हैं, माइनिंग। तो माइनिंग का मतलब क्या है, आपको पता है हमारी अर्थ की सरफेस में बहुत सारे, सरफेस में और थोड़ी सरफेस के डेप्थ में अगर जाओगे तो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स को निकालने का प्रोसेस, ठीक है, अब आपको पता है ये अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इन मिनरल्स को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, निकालने का जो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। तो माइनिंग आपने सुना होगा, माइनिंग बहुत कॉमन है, न्यूज में भी आता रहता है। जैसे कोल पाया जाता है अर्थ के अंदर, कोल की माइंस पाई जाती है। ध्यान दो, अब यहाँ पे वर्ड है, एक हो गया माइनिंग, एक होता है माइंस। माइंस का मतलब है जहां पर मिनरल्स, अब मान लो ये कोई जगह है और यहाँ पर कोल पाया जाता है, तो ये पूरी जगह क्या कहलाएगी, माइन कहलाएगी। किसकी माइन कहलाएगी, कोल की माइन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोल माइंस। कोल को कोल माइन से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा, कोल माइनिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, कोल माइनिंग। तो ठीक है, तो जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं उनको माइंस, खदान बोलते हैं। मिनरल्स को निकालने का जो प्रोसेस है, डिगिंग अप प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको पता ही है नॉर्मली हमारी जो पृथ्वी है उसमें 3 स्ट्रक्चर है, उसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर हैं। सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है क्रस्ट, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है क्रस्ट, बीच वाला जो भाग होता है उसको मेंटल बोलते हैं, और जो बिल्कुल सेंटर में उसको हम बोलते हैं कोर। कोर के भी 2 भाग, इनर कोर और आउटर कोर। तो ध्यान रखना, जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पर पाए जाते हैं, इस क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर भी पाए जाते हैं पर कोर में, पर उनको निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको पता ही है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारा मटेरियल, मेंटल में जो लावा स्टेट होती है या मोल्टन कंडीशन में जो मटेरियल रहता है वो बाहर आ जाता है, वही ठंडा होकर रॉक्स बन जाता है, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो मिनरल्स हम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, अर्थ की क्रस्ट में से निकालते हैं। पृथ्वी की जो क्रस्ट है वहीं से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो माइनिंग देखते हैं अब इसके बारे में। तो अपना बुक में ये 3 मेथड दे रखे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के 3 मेथड्स हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। माइनिंग के भी 2 टाइप हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ध्यान देना, माइनिंग के भी 2 टाइप हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो आपको बताना है 3 मेथड्स हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। और माइनिंग के 2 टाइप, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, ओके, तो पहले हम देखेंगे माइनिंग के बारे में, और माइनिंग में भी दोनों देखेंगे, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दे रखा डेफिनेशन से, ज़्यादा कुछ नहीं है आपकी 8th क्लास में। तो माइनिंग क्या होती है, सिंपल सा मतलब है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर दी अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। बरीड का मतलब है, देखो जनरली बरी का मतलब है दफना देना। अब आपको पता है हमारे जो मिनरल्स हैं वो अर्थ की अंदर सरफेस में पाए जाते हैं। बरीड मतलब अंदर सरफेस में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब इन मिनरल्स को अंदर आपको पता है बहुत सारी रॉक्स पाई जाती हैं। रॉक्स भी आपको बताया था मैंने 3 टाइप्स की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। उन रॉक्स में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो रॉक्स अल्टीमेटली क्या होती हैं, कई सारे मिनरल्स का जो ग्रुप या कई सारे मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रकार के रॉक्स बनाएंगे। तो रॉक्स के अंदर जो मिनरल हैं उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा है। द प्रोसेस मतलब पूरा की पूरा तरीका है, एक पूरा सिस्टम है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट, बाहर निकालना, टेकिंग आउट मिनरल्स को बाहर निकालने का प्रोसेस फ्रॉम रॉक्स, कहाँ से, रॉक्स से। और वो रॉक्स कहाँ है, बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के। अब जैसे ये अर्थ की सरफेस हो गई ऊपर वाली, इसके नीचे रॉक्स पाई जाती है। मान लो यहाँ पर रॉक्स हैं, रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इन मिनरल्स को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है, माइनिंग के 2 टाइप हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। तो देखो ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, अब जैसे मान लो ये पृथ्वी की सरफेस हो गई, मिनरल मान लो यहाँ पर है, तो आप मतलब थोड़ी सी ज़्यादा गहराई में नहीं है, थोड़ी गहराई में ही है, हल्की गहराई में है। तो हल्की गहराई में तो जैसे मान लो ये हो गई अर्थ की सरफेस और मिनरल पाए जा रहे हैं यहाँ पर मिनरल है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली कवर को हटा देंगे, हटा के उसको निकाल लेंगे मिनरल को। ठीक है, तो द मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब पृथ्वी की सरफेस को थोड़ा सा हटा दो,
अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं, सैलो डेप्थ का मतलब कम गहराई पर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर मिनरल है, तो आप इतनी वाली सरफेस को हटा दो और फिर यहाँ से डायरेक्टली मिनरल्स को आप रीच आउट कर सकते हो, पहुँच सकते हो मिनरल्स तक, और उनको फिर आप यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा क्या होता है इसमें, ऐसे मिनरल्स जो कम गहराई पर पाए जाते हैं तो ऊपर वाली सरफेस को रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव करके फिर मिनरल्स को एक्सेस किया जाता है। और ऐसे ऊपर की सरफेस को रिमूव करके जो कम गहराई पर है मिनरल्स को मतलब मिनरल्स को निकालना क्या कहलाता है, ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, तो मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना, कम गहराई शैलो डेप्थ पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं तो अपर सरफेस को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा है सॉफ्ट माइनिंग। अब सॉफ्ट माइनिंग में क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कहीं मिनरल्स है थोड़े डेप्थ में, नीचे बहुत गहराई में, उसमें क्या हो रहा था ओपन कास्ट में, यहाँ पे मान लो मिनरल्स थे, सपोज हम मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर मिनरल्स हैं तो इसको रीच करने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे करके एक बोर मतलब बड़ा सा होल करेंगे, बहुत बड़ा होल करेंगे, डीप बोर अंदर तक बोर करेंगे। यहाँ तक डीप बोर करने के बाद ऐसे कुछ दिखाई देगा, ऐसे अंदर बहुत गहराई तक मतलब बोर करते हैं, मतलब बड़े बड़े बोर का मतलब होल करते हैं। ठीक है, आपने गांव में भी या कई शहरों में भी देखा होगा बोरिंग करते हैं। बोरिंग में क्या होता है, नीचे मतलब छेद करते चले आते हैं पृथ्वी की सरफेस में, जब हम कहीं पानी वानी निकालना होता है। तो अगर मिनरल्स निकालना है तो ज़्यादा बड़े इसलिए करें, डीप बोर्स मतलब गहरे भी और थोड़े ज़्यादा बड़े मतलब बोर करते हैं। अब मैंने बताया था जैसे मान लो सरफेस, ये यहाँ पर कोई मिनरल है तो यहाँ ऐसे करके एक साफ्ट सी बना देंगे और बड़ा अंदर तक एक बोर मतलब एक बड़ा सा होल कर देंगे। ठीक है, अगर मिनरल्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं, थोड़ी गहराई में पाए जा रहे हैं, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉफ्ट माइनिंग। तो डीप बोर्स आर कॉल्ड सॉफ्ट। पहली बात तो सॉफ्ट किसको कह रहे हैं, ये जो जैसे ये मान लो सरफेस है और ये यहाँ पे मिनरल्स पाए, तो यहाँ बड़े बड़े से जो मतलब बोर किए हैं, बड़े बड़े जो होल किए हैं, यही चीज़ क्या कहलाती है, सॉफ्ट कहलाती है। हैव टू मेड टू रीच मिनरल डिपोजिट्स दैट लाइज एट द ग्रेटर डेप्थ। ठीक है, तो ये डीप बोर क्यों बनाए जाते हैं, अगर गहराई में मिनरल्स पाए जा रहे हैं, गहराई में, तो गहराई तक मिनरल्स को पहुंचने के लिए, ग्रेट डेप्थ का मतलब है बहुत ज़्यादा गहराई में मिनरल्स पाए जा रहे हैं, तो वहाँ तक पहुंचने के लिए साफ्ट क्रिएट किए जाते हैं। और साफ्ट क्या होते हैं, डीप बोर्स होते हैं, थोड़े गहरे होल होते हैं। ठीक है, जो अर्थ की सरफेस में किए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्ट माइनिंग। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट माइनिंग। सिंपल समझ में आया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। पृथ्वी की सरफेस, यहाँ पर कई मिनरल्स हैं, इसको एक्सेस करने के लिए बड़े बड़े बोर करेंगे। ये डीप बोर जो होते हैं, डीप बोर्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, और सॉफ्ट बना के तब जाके इनको मिनरल्स को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो ये होगी सॉफ्ट माइनिंग। अब तीसरा है ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग जनरली कहाँ की जाती है, आपको पता होगा, जो अपने पेट्रोलियम है, ठीक है, डीजल क्रूड ऑयल जो हम निकालते हैं। क्रूड ऑयल कैसे निकालते हैं, अब जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, इस डायग्राम को आप देखो। क्रूड ऑयल में क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, ऐसे नीचे तक मतलब क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते चले। ड्रिलिंग आपने नॉर्मली भी देखा होगा, तो हम अर्थ की सरफेस में क्या करते चले जाते हैं, ड्रिलिंग करते चले जाते हैं, बहुत अंदर तक क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, और ड्रिलिंग करके मतलब नीचे होल करते चले आएंगे अर्थ की सरफेस में। और कहाँ तक करते हैं, अब मान लो जैसे ये पृथ्वी की सरफेस है, यहाँ पे मान लो क्रूड ऑयल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक होल करेंगे ऐसे डीप गहराई तक। ये होल जो है यही क्या है, ड्रिलिंग के द्वारा ही होल किया जाता है। और फिर यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसको हम एक्सेस करते हैं, और ड्रिल करके हम क्या डाल देंगे, इसमें पाइप डाल देंगे, और पाइप डाल के फिर इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे मतलब सिंपल तो नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। अब जैसे मान लो ओशंस में भी अगर कहीं पर क्रूड ऑयल पाया जाता है, तो ओशंस में भी ऐसे ड्रिल करते हैं और फिर उसमें पाइप डाल देते हैं, और पाइप डाल के फिर क्या निकाल लेते हैं, ऑयल्स को निकाल लेते हैं, पेट्रोलियम जो ऑयल्स होते हैं। ठीक है, तो डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ठीक है, डीप बोल्स मतलब डीप वेल्स का मतलब है कुएं। अब ये कुएं ही हो गए, ये बड़े बड़े कुएं बनाए जाते हैं, बोर किए जाते हैं। बोर का मतलब उसमें नीचे होल किया जाता है, और ये जो किया जाता है यही क्या कहलाता है, ड्रिलिंग कहलाता है। और ड्रिलिंग के द्वारा हम क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को निकालते हैं, जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। फार बिलो का मतलब बहुत नीचे अगर अर्थ की सरफेस के अंदर अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं या फिर नेचुरल गैस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीप वेल्स बनाएंगे। और कैसे बनाते हैं, इसमें ड्रिलिंग के थ्रू बड़े बड़े बोर बनाते हैं, बड़े मतलब थोड़े गहराई तक बनाते हैं, और फिर वहाँ से पेट्रोलियम को निकाल लेते हैं। यही क्या कहलाता है, ड्रिलिंग कहलाता है। तो ड्रिलिंग, ध्यान देना, ड्रिलिंग से किसको निकालते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को ड्रिलिंग के थ्रू निकालते हैं। अगला है क्वेरिंग। क्वेरिंग में क्या होता है, देखो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो अब जैसे मान लो ये अर्थ की सरफेस है, हल्का सा अर्थ सरफेस को हटाओ, ठीक है, या फिर मत हटाओ, या बिल्कुल सरफेस पर ही पाए जाते हैं। कुछ मतलब मिनरल्स ऐसे होते हैं जो सरफेस पर ही पाए जाते हैं, जिनको सिंपली खोद कर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डग आउट मतलब खोदना। ठीक है,
द मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो बिल्कुल सरफेस अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं, आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, क्वेरिंग के द्वारा उनको सिंपली निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेरिंग। एक बार मैं दोबारा सब बता देता हूँ, एक बार आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो माइनिंग के दो टाइप हैं, ओपन कास्ट और सॉफ्ट कास्ट। ओपन कास्ट कब करते हैं, इसके लिए थोड़ी डेप्थ में अगर मिनरल पाए जाते हैं, सॉरी ओपन कास्ट में क्या करेंगे, अगर कम गहराई पर शैलो डेप्थ पर अगर मिनरल पाए जाते हैं उसके लिए ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे, ऊपर वाली लेयर को हम हटा देते हैं और फिर मिनरल्स को निकाल लेते हैं। सॉफ्ट माइनिंग, अगर कुछ गहराई तक मतलब मिनरल पाए जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या बनाएंगे, डीप बोर्स, मतलब बड़े बड़े सॉफ्ट बनाएंगे। डीप बोर मतलब जो सॉफ्ट होते हैं उनको बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ड्रिलिंग कहाँ पर करते हैं, अगर मान लो पेट्रोलियम ऑयल या फिर अपनी नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करना है तो तेल के जो कुएँ होते हैं नीचे, वहाँ तक पहुँचने के लिए होल करते हैं ड्रिलिंग के द्वारा, उसको हम ड्रिलिंग कहते हैं। क्वेरिंग में क्या करते हैं, अगर कुछ मिनरल्स अर्थ की सरफेस पर ही पाए जाते हैं तो उनको सिंपली क्या कर लिया जाता है, डग आउट कर लिया जाता है, मतलब खोद के मतलब वहाँ से निकाल लिया जाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा क्वेरिंग कहलाता है। तो ये हमारे सारे के सारे प्रोसेस हो गए किसके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। 3 प्रोसेस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना टॉपिक फिनिश हुआ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी, एनसीईआरटी वाली ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इस वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का, इस वाले लेक्चर में आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में, कि वर्ल्ड में कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स का किस किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पर कौन कौन से टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। एज वेल एज इसके थ्रू हम वर्ल्ड मैप की भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको वर्ल्ड मैप में भी पता चले कौन सी जगह कहाँ पर है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, बुक में आपको पता है एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसकी खास बात क्या है, बहुत जगह पर ऐसे करके एक बॉक्स बना के रखते हैं, वो डू यू नो, क्या आपको पता है। देखते हैं क्या दे रखा है। पहली बात तो इन्होंने रॉक्स के बारे में दे रखा है, तो आई होप आप सब लोगों को रॉक्स के बारे में पता होगा। रॉक्स हमारी 3 टाइप्स की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये रॉक्स एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज भी हो सकती हैं, जिसको हम रॉक साइकिल भी बोलते हैं। तो क्लास 7th में ये टॉपिक मैंने कराया है रॉक्स। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आप डालें रॉक्स लकी एजुकेशन, आपको पता चल जाएगा, पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो रॉक्स क्या होती हैं, आपको पता है कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर कई सारे मिनरल्स को एग्रीगेट कर दें, मतलब मिला दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगी, रॉक बन जाएंगी। तो रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ 1 और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल। तो मिनरल क्या होते हैं, मिनरल का एक केमिकल और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक निश्चित होता है, एक मतलब उनका एक आकार भी होता है। बट जो रॉक्स होती हैं इनका कोई मतलब फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। रॉक्स मतलब किसी भी टाइप्स की हो सकती हैं, अलग अलग टाइप्स की रॉक्स हो सकती हैं। अलग अलग टाइप्स की जो रॉक्स हैं उनका कंपोजिशन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। उनमें जो पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लेस टू प्लेस। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की रॉक सभी जगह पे पाई जाती हैं। हो सकता है एक टाइप की रॉक एक जगह पे पाई जा रही है मगर दूसरी जगह पर ना हो। तो इनका जो कंपोजिशन है, मतलब किन किन चीज़ों से बनी हुई है जो मिनरल्स हैं, वो क्या है, डिफर करता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। तो मैंने मिनरल और ओर के बारे में बताया था, सिंपल सा क्या बताया था। ये जैसे मान लो ये ज़मीन है, ज़मीन से यहाँ पे कोई रॉक है, रॉक में से मान लो कुछ पार्ट हमने बाहर निकाला और निकालने के बाद ये मान लो कोई पार्ट है। अब इसमें 2 चीज़ मिलेंगी, एक तो मिनरल मिलेगा प्लस इम्प्योरिटीज मिलेंगी। मिनरल प्लस इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं ओर। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा देखो, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, मतलब ऐसी रॉक्स जिनमें से मिनरल्स को माइन किया जा रहा है, मतलब मिनरल्स को निकाला जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओर। तो ध्यान देना, ओर क्या होता है, जो जमीन में से हम खोद के निकालने ना, वो ओर होता है। अब उसकी हम ओर की क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें से इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या मिलेगा, हमें मिनरल मिलेगा। तो ज़मीन से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, जिनके इनमें कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है, बाहर आके उनकी क्या करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है डू यू नो में। पहली बात तो जो रॉक्स होती हैं वो एक या एक से अधिक टाइप के मिनरल्स का कंपोजिशन होता है। इनका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे। और रॉक्स में से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। और ओर की प्रोसेसिंग करने के बाद क्या मिलते हैं, हमें एक्चुअल मिनरल्स मिलते हैं। Although more than 2800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals। यहाँ पे बता रहे हैं कि हालांकि
2800 टाइप के मिनरल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, मगर 100 के समथिंग ही मिनरल्स को और मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। 100 के समथिंग जो मिनरल्स हैं उनको क्या कहते हैं, और मिनरल्स कहते हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है। आप बुक देख, एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप अपनी बुक जरूर पढ़ते रहें। मैं यहाँ पे जो भी करा रहा हूँ आप अपनी बुक भी पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको हमेशा एक्स्ट्रा बनाएंगी, बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएंगी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर कहीं पर बेसिक्स की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं वो बेसिक्स डालकर चलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ना समझे कि सर बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे समझा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये नॉलेज अच्छी तरह से होगी ना बेसिक्स, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जो रॉक्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ओके। अब हम देखेंगे अपना टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण, कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनरल्स अकर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहली बात तो मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, मिनरल रॉक्स में पाए जाते हैं। रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, रॉक्स 3 टाइप्स की होती हैं। तो अलग अलग टाइप की रॉक्स में अलग अलग टाइप के मिनरल पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स एंड सम इन मेटामॉर्फिक। देखो यहाँ पे ये वर्ड आ रहे कि नहीं आ रहे, तो कुछ मिनरल्स तो इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं और कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, वाइल अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और कुछ मिनरल किस में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। मतलब जो तीनों टाइप की रॉक्स हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन दैट फॉर्म द लार्ज प्लेट्यूज। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के भी टाइप्स मैंने बताए थे, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है। मेटेलिक के भी 2 टाइप होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। तो मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जनरली क्या बनाती है, लार्ज प्लेट्यूज बनाती हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ही चल रहा है। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन। अब देखो स्वीडन जो देश है ये कहाँ पर है, यूरोप में। कॉपर एंड निकल डिपोजिट्स इन ओंटारियो कनाडा। आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे इनके बारे में बता रखा है। देखो ये जगह आप देखते रहना मैप में। एक तो यहाँ पे दे रखा है नॉर्थ स्वीडन, तो स्वीडन आपको पता है कहाँ पर आता है, स्वीडन आता है यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप का मैप देखना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो आयरन ओर पाया जाता है नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर एंड निकल के डिपॉजिट कहाँ पर पाए जाते हैं, कनाडा, ओंटारियो में। आयरन, निकल और क्रोमाइट एंड प्लेटिनम ये पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ये एग्जाम्पल हैं किसके, इग्नियस। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती हैं, जनरली ये प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स में पाई जाती हैं। और ये जो है प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं। जैसे लाइमस्टोन एक एग्जांपल है किसका, नॉन मेटेलिक मिनरल्स का। और अपना जो हिमालय वो भी कैसा है, फोल्ड माउंटेन है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका में आप देख सकते हो, यहाँ पर है आपका साउथ अफ्रीका, ओके। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ही चला। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स, जो लाइमस्टोन होता है वो उसके डिपॉजिट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉकासस रीजन ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस का एक रीजन है कॉकासस, यहाँ पर पाए जाते हैं। मैग्नीज के डिपॉजिट हैं वो पाए जाते हैं जॉर्जिया एंड यूक्रेन। जॉर्जिया और यूक्रेन ये भी मतलब यूरोप का ही पार्ट है। और फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। दोबारा मैं बता रहा हूँ, लाइमस्टोन कहाँ पर पाया जाता है, कॉकासस रीजन ऑफ फ्रांस। मैग्नीज मिनरल्स, मैग्नीज के जो डिपॉजिट्स हैं वो जॉर्जिया और यूक्रेन। एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स। ये भी एग्जाम्पल है मिनरल्स के कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, मिनरल फ्यूल बोलते हैं। और इनका यूज होता है एनर्जी जनरेट करने में, ठीक है। ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री स्ट्राटा, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उसमें ऐसे लेयर्स होती हैं, क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, जिनको हम स्ट्राटा बोलते हैं। और इनके बीच में ही पाए जाते हैं फॉजिल फ्यूल्स, जिसमें मतलब मिनरल, जिनको हम मिनरल फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो कोल और पेट्रोलियम कहाँ पर पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री स्ट्राटा या सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये यूरोप का मैप है, कंट्री दिखा रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर रसिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारस, यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी, यहाँ पे फ्रांस, स्पेन, यूके, आयरलैंड, आइसलैंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंट्री किस में आते हैं, यूरोप में आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये यूक्रेन कहाँ पर है, यूक्रेन यहाँ पे आप देख सकते हो, यूक्रेन के बगल में ही है रशिया,
यहाँ पर ये क्या है, रसिया है, और ये है यूक्रेन। ठीक है, ये रहा यूक्रेन और यहाँ पे रसिया। तो ये थोड़ा बड़ा मैप है। ओके, ये वर्ल्ड का मैप है, बुक में दे रखा है, आप देख लेना। आयरन और कॉपर और बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये कॉन्टिनेंट है, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। तो सब जगह पर बता रखा है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर और मिनरल ऑयल एंड कोल का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कहाँ पर कोल और कहाँ पर मिनरल ऑयल पाए जाते हैं। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, और इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके आप बताओगे। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज मिनरल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एशिया। ठीक है, तो ये है अपना एशिया। एशिया में ये देश आते हैं जैसे रशिया, चाइना, मंगोलिया, यहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार, इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये जितने भी देश हैं किसके पार्ट हैं, एशिया के पार्ट हैं। एशिया में भी ये वाला साउथ एशिया, ये वाला ईस्ट एशिया, ये वाला वेस्ट एशिया, ये वाला नॉर्थ एशिया, और इधर वाला जो है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। चाइना और इंडिया, ये हो गया अपना चाइना, अपना खैर क्या है, ये चाइना, और ये अपना प्यारा भारत है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। डिपॉजिट का मतलब है भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। मतलब टिन एक मिनरल है, तो ध्यान देना वर्ल्ड का जो 50% से ज़्यादा टिन है वो अकेला कहाँ से आता है, एशिया से आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का 50% से ज़्यादा टिन कौन सा कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस करता है, तो आपको बताना है एशिया प्रोड्यूस करता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। मतलब वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करने वाले कंट्री कौन कौन से हैं, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी, टंगस्टन। ये मिनरल्स हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो चाइना ध्यान रखना किन किन में सबसे आगे चल रहा है, किन किन चीज़ों के प्रोडक्शन में आगे चल रहा है। एक तो लेड, एंटीमनी और टंगस्टन। ये तीनों के तीनों क्या है, मिनरल्स हैं जिनका अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होता है। एशिया आल्सो हैज डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर। एशिया में ये भी पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो ये अपना एक और मैप है एशिया का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। अब हम बात करेंगे यूरोप में क्या क्या चीज़ पाई जाती है। तो ध्यान देना, यूरोप एक लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, आयरन ओर इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा आयरन ओर है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो यूरोप में ही पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, मतलब ऐसी कंट्रीज, ध्यान देना, रशिया एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ हिस्सा इसका एशिया में और कुछ कुछ यूरोप में, और ज़्यादातर हिस्सा इसका किसमें, एशिया में। किसका, रशिया का। तो कंट्रीज जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं, भंडार हैं, वो कौन कौन से हैं, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। ये मैंने अभी मैप में दिखाए थे आपको। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ठीक है, तो रशिया का यूरोप वाला हिस्सा उसको हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन रशिया। तो यहाँ पर ध्यान देना, ईस्टर्न यूरोप, मतलब ये मान लो यूरोप है तो इसका ये वाला हिस्सा ईस्टर्न यूरोप और ये वाला वेस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया में क्या क्या पाया जाता है, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल के भंडार पाए जाते हैं। ये आ गया आपका यूरोप का मैप। ये हो गया रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी। ठीक है, तो और इसका ईस्टर्न, अब ये यूरोप है तो इसका ये वाला वेस्टर्न हिस्सा हो गया और ये हो गया ईस्टर्न हिस्सा। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको पता ही होगा, ये है पूरा की पूरा अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। देखो, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और इसमें ही है यूएसए, इसको यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। तो जनरली कंफ्यूज मत होना, अमेरिका अगर कोई बोले तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो दो कॉन्टिनेंट है, और यूएसए कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या पाए जाते हैं, तो पहली बात, मिनरल डिपॉजिट्स के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक, ग्रेट लेक के नॉर्थ में कैनेडियन रीजन, कनाडा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। द अपलाचियन रीजन, अपलाचियन माउंटेन है उस वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। द माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट, मतलब नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये माइन किए जाते हैं कहाँ से, कैनेडियन सील्ड रीजन, मतलब कनाडा वाले रीजन से क्या क्या निकाला जाता है, आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर निकाले जाते हैं। कोल निकाला जाता है अपलेचियन रीजन से, अपलेचियन जो रीजन है वहाँ से कोल निकाला जाता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेराज है वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर,
मतलब नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। तो ये नीचे वाला हिस्सा इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका बोलते हैं। ओके, तो आपको एक काम और करना है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के 5-5 कंट्रीज़ के नाम कमेंट करके बताने, ताकि फ्यूचर में आपको एटलीस्ट 5 नाम तो याद हो कि नॉर्थ अमेरिका में कौन से 5 कंट्रीज आते हैं और साउथ में कौन से 5 कंट्रीज आते हैं। अच्छा, साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील। तो ये आप देख सकते हो, ये है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में एक रिवर फ्लो करती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर फ्लो करती है, उसका नाम कमेंट करके बताना है, ब्राज़ील में ही फ्लो करती है। ठीक है, तो ब्राज़ील की हम बात कर रहे हैं। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो हाई ग्रेड आयरन ओर पाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर पाया जाता है, वो कहाँ पर पाया जाता है, ब्राज़ील। और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड आयरन ओर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ब्राज़ील में। तो इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना। चिली एंड पेरू, चिली एंड पेरू, ये दो कंट्री है, चिली एंड पेरू। तो यहाँ पे आप देखो चिली एंड पेरू कहाँ, ये हो गया आपका पेरू, और यहीं कहीं आसपास इस जगह पे आपको मिल जाएगा चिली। ठीक है, एक बड़ा मैप देखना। तो चिली एंड पेरू यहाँ पर पाए जाते हैं कॉपर, मतलब साउथ अमेरिका में लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलिविया, ये भी वहीं पर है। ये ब्राज़ील एंड बोलिविया ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के, मतलब जो कंट्री, जो ऐसे कंट्री जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करते हैं, उन कंट्रीज की लिस्ट में आते हैं कौन, ब्राज़ील और बोलिविया। और इनमें क्या प्रोड्यूस होता है, टिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में आते हैं। साउथ अमेरिका हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, डायमंड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया। अर्जेंटीना का एक खिलाड़ी है, फुटबॉलर है, लियोनल मेसी के नाम से फेमस है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, तो वो अर्जेंटीना का है। और अर्जेंटीना कहाँ पर है, ये भी साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, मिनरल ऑयल भी पाए जाते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम ऑयल भी बोलते हैं। कहाँ पर, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना साउथ अमेरिका का मैप। ठीक है, तो ये कई सारे कंट्री हैं, यहाँ पे देखो, ये अर्जेंटीना, चिली यहाँ पर है, मैंने वहाँ पे बता दिया था गलती से, तो चिली यहाँ पर है, ये अर्जेंटीना, ये हो गया पेरू, तो मतलब वेस्टर्न साइड में। यहाँ पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, तो ये सारे कंट्रीज हो गए। ठीक है, तो कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। ठीक है, तो अफ्रीका में भी बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अफ्रीका भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ध्यान देना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, सबसे ज़्यादा जो सोना है, डायमंड है, प्लेटिनम है, वो वर्ल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, अफ्रीका में प्रोड्यूस होता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे, ये प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो जनरली कहाँ पर मिलता है, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये हो गया जिम्बाब्वे। ठीक है, इनका बारे में ध्यान रखना। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। और भी मिनरल्स पाए जाते हैं अफ्रीका में, कौन कौन से हैं, कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल यहाँ पर पाया जाता है नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला। नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला, ये हो गया आपका नाइजीरिया। कहाँ पर है नाइजीरिया, देखो एक बार, ये हो गया आपका नाइजीरिया। ठीक है, और ये हो गया लीबिया। ठीक है, और ऐसे ही सर्च करने हैं आपको सारे के सारे। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ऑयल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया कहाँ, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड में ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल स्टार याद रखना है। और भी चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या, गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन, निकल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, ये भी पाए जाते हैं। ये पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। कालगुरली एंड कूलगर्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पर पाया जाता है, कालगुरली और कूलगर्डी इस जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका में ध्यान रखना, यहाँ पर भी कोल के सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट पाए जाते हैं। कहाँ पर, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन्स। अंटार्कटिका में भी एक जगह है ट्रांस अटलांटिक माउंटेन्स, यहाँ पर कोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। आयरन पाया जाता है कहाँ पर, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। ध्यान देना, अंटार्कटिका के ईस्ट में एक माउंटेन है जिसका नाम है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। यहाँ पर मतलब आयरन
आयरन है ऐसा फोरकास्ट किया गया। फोरकास्ट मतलब ऐसी भविष्यवाणी की गई है, ऐसा मतलब बताया गया कि यहाँ पर आयरन के डिपॉजिट हैं, फ्यूचर में उनको भी माइनिंग की जा सकती है। आयरन और गोल्ड सिल्वर ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। यहाँ पर ये इतनी मात्रा में कि हम मतलब कॉमर्शियल यूज के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस किस को? आयरन और गोल्ड और सिल्वर और ऑयल, ये भी चीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। मगर यहाँ पे कोई रहता नहीं है, चीज़ आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिका जो है बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ वाला इलाका है, बर्फ़ ही बर्फ़ से ढका हुआ है, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है। अब हम देख लेते हैं डू यू नो के कुछ और पॉइंट जो बुक में दे रखे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, यू हैव ऑलवेज टेल इफ ए रॉक कंटेन कॉपर बिकॉज देन रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो रॉक्स, ऐसी रॉक्स जिनमें कॉपर पाया जाता है तो वो किसकी बनी होती हैं? ब्लू होती हैं। मतलब आपको ऐसा बताया जाता है कि जो जिस रॉक्स में क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, तो वो कॉपर होने की वजह से वो कैसी होती है? ब्लू इन कलर में ब्लू दिखाई देगी। ठीक है, स्विट्जरलैंड हैज़ नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट। मतलब स्विट्जरलैंड आपको पता है यूरोप में आता है, एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर कोई भी मिनरल नहीं पाया जाता। नोन मतलब जो जितने भी मिनरल्स जानते हैं उनमें से यहाँ पर नहीं पाया जाता। हो सकता है कुछ और मिनरल्स हों, पर जितने नोन मिनरल्स हैं उनमें से कोई भी नहीं पाया जाता। ए ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जो हरे डायमंड होते हैं वो रेयरेस्ट होते हैं। रेयरेस्ट क्यों होते हैं? रेयरेस्ट का मतलब है बहुत कम जगह पर पाए जाते हैं, रेयर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं, मुश्किल से पाए जाते हैं। कैसे डायमंड? ग्रीन डायमंड। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मतलब वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट रॉक है, सबसे पुरानी रॉक है, वो कहाँ पर पाई जाती है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट वाले भाग में। दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर्स एगो, ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज इवॉल्व। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, कैसे नोट्स डाउनलोड करने, वीडियो बना रखी है, चेक कर सकते हो। ठीक है, हमारे जो नोट्स हैं, जितना भी स्टडी मटेरियल है, सब कुछ फ्री है। अगर आपसे कोई कुछ चार्ज करता है फेक बनाकर, तो आप उसको कतई यूज ना करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और इसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और आज हम देखने वाले हैं मिनरल्स के क्या क्या यूजेज होते हैं। हमने जितने भी मिनरल्स पढ़े, कहाँ कहाँ पर किस किस मिनरल्स का यूज होता है, साथ के साथ में इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है यूजेज ऑफ मिनरल्स। यूजेज का मतलब है इनका कहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब हमने कई प्रकार के मिनरल्स देखे थे, हमने मेटेलिक मिनरल्स देखे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखे थे, फिर फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स देखे थे, और साथ के साथ में पावर मिनरल्स देखे थे, या फिर एनर्जी मिनरल्स देखे थे, जिनका यूज पावर जनरेशन में किया जाता है। तो हमारे आसपास आप जितनी भी चीज़ें देखोगे, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे बोतल हो, या घर में रखे हुए बर्तन हों, या बिजली का मतलब वायर हों, बिजली के तार हों, पंखा, कूलर, टीवी, जितनी भी मशीन्स हैं, रोड पर जो गिट्टी बिछी हुई है, घर में जो ईंटें लगी हुई है, घर में जो आपकी मार्बल लगी हुई है, प्लेन और एरोप्लेन्स, जो भी चीज़ें, हेलीकॉप्टर, और जितनी भी मशीनरी आपको दिखाई दे रही है, घर के आसपास जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ किसका बना हुआ है? मिनरल्स का बना हुआ है। अब ये अलग बात है कि कहीं पर कोई मिनरल यूज होगा, कहीं पर दूसरा मिनरल यूज होगा, हर जगह पर एक ही मिनरल यूज नहीं होता है। तो मिनरल्स तो हमारी लाइफ का पार्ट है। और इसको छोड़ो, आप अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान की जो बॉडी है, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनका यूजेज होता है। ठीक है, तो मिनरल्स का यूजेज हर तरफ है, इवन ह्यूमन बॉडी में भी है। ठीक है, तो हम देखेंगे अपनी जो बुक में दे रखा है। पहली बात तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का यूज किया जाता है। इंडस्ट्री चाहे सीमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे शीशा बनाने वाली इंडस्ट्री हो, चाहे आयरन इंडस्ट्री हो, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी थर्मल पावर प्लांट हो, या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्री, चाहे कंप्यूटर इंडस्ट्री हो, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत सारे मिनरल्स यूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री जो, इलेक्ट्रिकल की कोई भी इंडस्ट्री हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर मिनरल्स का क्या होता है? यूज होता है। मिनरल्स का यूज जेम्स के लिए होता है। ये आप देखोगे जो रत्न होते हैं, आपने जवाहरात देखे होंगे, ये जो मतलब ज्वेलरी जो होती है, ज्वेलरी में आपने देखे होंगे कई प्रकार के स्टोन्स लगे रहते हैं, और ये बड़े प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, महंगे जेम्स होते हैं। ठीक है, इनका यूज ज्वेलरी में भी किया जाता है। और ये जो स्टोन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। साथ के साथ में दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी, और अलग अलग प्रकार की जो ज्वेलरी पाई जाती है उनमें इन स्टोन्स को क्या किया जाता है? सेट किया जाता है। तो इनका स्टोन्स भी एक प्रकार का क्या है? मिनरल है भाई। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल है।
बहुत प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का यूज किया जाता है। मैंने अभी जैसे बताया, जैसे मान लो आपको सीमेंट बनाना है तो सीमेंट में आपको लाइमस्टोन, जिप्सम, ये सारी चीज़ें चाहिए। शीशा बनाना है तो उसमें आपको सिलिका चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए और फेल्सपार चाहिए, कई प्रकार के मिनरल्स चाहिए। तो हर जगह कोई ना कोई मिनरल यूज किया जाता है। अब बात करें कॉपर की, कॉपर का यूज कहाँ होता है? तो कॉपर आपको पता है एक मेटेलिक मिनरल है। कैसा मिनरल है? मेटेलिक मिनरल है। और इसका यूज कॉइन से लेकर पाइप तक यूज किया जाता है। आपने देखे होंगे कॉपर के पहले सिक्के चलते थे, कॉइन चलते थे। पाइप्स होती हैं एसी की, रेफ्रिजरेटर की पाइप देखेंगे वो कॉपर की होती हैं। कई जगह पर पाइप कॉपर की होती हैं। कॉपर के बर्तन होते हैं, बर्तन भी कॉपर के देखेंगे। और तो और हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, आपने वायरिंग में जो तार देखे होंगे वो कॉपर के वायर होते हैं, अच्छे वायर होते हैं। हमारा जो फैन होता है, कूलर की जो मोटर होती है या कोई भी पानी वाली मोटर होती है, उसमें जो वाइंडिंग होती है वो भी कॉपर की होती है। तो कॉपर का बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज है हमारे मतलब लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसका यूज़ कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है। जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर हो, टीवी हो, आजकल जो एलईडी आ रही हैं, उसमें अंदर आपने ऐसे ग्रीन ग्रीन बोर्ड देखे होंगे जिनको मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं, इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं। इनमें मतलब किसका यूज होता है? सिलिकॉन का यूज होता है। और जो सिलिकॉन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो सिलिकॉन है ये मिलता है कहाँ से? क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज इसका और हो गया और सिलिकॉन क्या हो गया? मिनरल। तो सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? क्वार्ट्ज से मिलता है। सिलिकॉन का यूज कहाँ पर होता है? कंप्यूटर इंडस्ट्री में। एक 1 मार्क का क्वेश्चन आए कि सिलिकॉन का यूज कहाँ पर है, तो आप बता देना कंप्यूटर इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री में होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम आपने देखा होगा हर जगह पर एल्युमिनियम का यूज है आज की डेट में। घर में बर्तन होते हैं, बहुत सारे बर्तन एल्युमिनियम के होते हैं। हवाई जहाज जो कि बहुत हल्का है, एक्चुअली क्या एल्युमिनियम हल्का होता है, एल्युमिनियम भी एक मेटल है, मेटल, ठीक है। और एल्युमिनियम का यूज हम अपनी घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, तार होते हैं, जो बिजली वाले वायर होते हैं, उसमें भी एल्युमिनियम के मतलब यूज होता है। और जितनी भी मोटर होती हैं वो भी एल्युमिनियम की वाइंडिंग की होती हैं, कॉपर वाइंडिंग की भी होती हैं और एल्युमिनियम की वाइंडिंग की भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम मिलता कहाँ से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिलता है बॉक्साइट, एक और है, और का नाम है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से निकाला जाता है किसको? एल्युमिनियम को। क्वार्ट्ज से निकाला जाता है सिलिका को। इसका यूज होता है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मतलब अपने ये 4 पहिया की गाड़ी होती है, 2 पहिया के वाहन होते हैं। इसमें देखना बहुत सारे कंपोनेंट किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के बने होते हैं। एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़ों में एल्युमिनियम का यूज होता है। बोटलिंग इंडस्ट्री, बोतल वाली इंडस्ट्री, आपने देखे होंगे कई सारी जो कैन आती हैं, कैन वाली बोतल, वो भी इसकी बनी होती हैं। बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है एल्युमिनियम का। इवन किचन कुकवेयर, मतलब जो बर्तन होते हैं उसमें यूज होता है। तो एल्युमिनियम का बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज है। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब आप देखो कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? सीधी सीधी बात है, इस पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें कैसी हैं? लिमिटेड है। हमारे रिसोर्सेज कुछ कैसे हैं? लिमिटेड है। अगर उनको हम ऐसे यूज करते गए तो फ्यूचर में वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जो जनरेशन है, वो फिर क्या कहेगी कि यार हमारी इससे पहले वाली जो जनरेशन थी उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया रिसोर्सेज कंजर्वेशन पे। अगर ध्यान देते तो हमें दिक्कत नहीं होती। तो हमारी आने वाली जनरेशन को रिसोर्सेस मिल सकें, साथ के साथ में अभी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का या मिनरल्स का क्या करें? कंजर्वेशन करें। कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करना, क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो पहली बात तो मिनरल्स एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो ऐसा नहीं है कि आज आपने यूज़ किया, कल से दोबारा से फिर वो मतलब उसी जगह पर दोबारा से आ जाएगा। जैसे मान लो आपने ज़मीन में से 10-20 किलो मतलब आयरन ओर निकाल लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दिन वहाँ पर फिर दोबारा से 10-20 किलो आयरन ओर आ जाएगा, नहीं। तो मिनरल जनरली कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब आसानी से इनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, आसानी से इनकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि मिनरल्स को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिनरल ऐसा नहीं है 1 दिन का, 1-2 दिन का या 1-2 साल का प्रोसेस है। हजारों सालों में इनको बनने में टाइम लगता है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स मतलब मिनरल्स के बनने में और उनके कंसंट्रेशन में हजारों साल लगते हैं। इकट्ठा होने पर किसी जगह पर उनमें बहुत समय लग जाता है। तो मिनरल कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल हैं। और आपको पता है हम कितना जी पाते हैं? मुश्किल से 70 से 100 के बीच में जी पाते हैं। इतना मतलब एक एवरेज लाइफ है हमारी, ठीक है। तो आपको तो मतलब बहुत साल लग जाएंगे देखने में कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे। तो चूंकि ये बनने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए क्या जरूरी है हमारे लिए? जरूरी ये है कि इनका हम कैसे यूज करें? सावधानी पूर्वक यूज करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज करें। अगर
कुछ और अल्टरनेटिव है हमारे पास, कोई और अल्टरनेटिव है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। हम जितनी तेज गति से इन मिनरल्स को यूज कर रहे हैं उतना इनका फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है कम, हम यूज कर रहे हैं ज़्यादा। मान लो फॉर्मेशन हो रहा है 1 का, हम यूज कर रहे हैं 100 का, तो सिंपल सी बात है फ्यूचर में क्या आने वाली है, क्राइसिस आने वाली है बहुत बड़ी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें कि जो भी वेस्टेज होता है उसको भी कम करें। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जब हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के दौरान बहुत सारे मिनरल्स का क्या होता है, वेस्टेज होता है, उसको कम करने की ज़रूरत है। एक और तरीका क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग मतलब दोबारा से उसको प्रोसेस में लाना, ठीक है। जैसे कई सारे मेटल्स होते हैं, आपने देखे होंगे कबाड़ी वाले क्या करते हैं, कबाड़े वाले जो होते हैं वो घर घर से, गांव से, शहर से कबाड़ा इकट्ठा करते हैं। पुरानी जो चीज़ें होती हैं मेटल की, उनको ले जाते हैं, उनको वापस वो किसी इंडस्ट्री को देते हैं और इंडस्ट्री उनको दोबारा से क्या कर लेती है, यूज कर लेती है। तो रिसाइकलिंग भी एक मेथड है जिसमें मतलब दोबारा से यूज किया जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कांच की जो बोतल होती हैं, शीशे की जो बोतल होती हैं, उनको भी कबाड़ी वाले ले जाते हैं और वो शीशा दोबारा से भट्टी में मतलब पिघला दिया जाता है और दोबारा से उससे क्या बना दी जाती है, बोतल बना दी जाती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं, मतलब पुनः यूज कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, ये बड़ा पॉपुलर मेथड है कि हमको क्या करना चाहिए, रिसाइकल, दोबारा से किसी चीज़ को यूज में लाना। रिड्यूस, अगर मान लो हमें ज़रूरत है 2 की और हम यूज कर रहे हैं 10, नहीं तो आप क्या करो, 2 ही यूज करो, मतलब कम यूज करो। अब सिंपल सी बात है, ज़्यादा मतलब अगर 1-2 में काम चला तो ज़्यादा क्यों यूज कर रहे हो, फिर वेस्टेज होगा। रीयूज करो। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी, जैसे मान लो पेन की मैं बात करूँ, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, हम क्या करते हैं, एक 5 रुपये या 10 रुपये का पेन लाते हैं, बाद में उसको फेंक देते हैं। मगर भाई उसमें एक ऑप्शन आता है, उसमें रिफिल डाल दो, रिफिल डाल के दोबारा यूज कर लो, तो उतनी प्लास्टिक दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ का अगर कंजर्वेशन करना है, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जिसको हम बोलते हैं 3R मेथड। क्या बोलते हैं, 3R मेथड। रिसाइकिल करो, दोबारा से उसको साइकिल में लो, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करो। रिड्यूस करो, कोई भी चीज़ अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको कम से कम को करने की कोशिश करो। रीयूज, उसको बार बार यूज करना है, एक ही चीज़ को बार बार यूज करना क्या कहलाता है, रीयूज बोलते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम एक ही चीज़ को बार बार, ज़रूरी थोड़ी है हर बार हम नई नई चीज़ें लेके आएँ। तो आप पुरानी चीज़ों को भी रीयूज कर सकते हो। अगर मान लो कोई चीज़ में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, जैसे मान लो आप एक टीवी लेके आए, टीवी में कोई गड़बड़ी हो गई, तो ऐसा नहीं उसको फेंक दो, उसको भाई रिपेयर करा लो, रिपेयर करा के थोड़ा बहुत उसमें खर्चा आएगा तो रीयूज हो जाएगा, तो दोबारा से आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ऐसे करके क्या है, हम बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस लेक्चर में बस इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। नोट्स कैसे डाउनलोड करने, यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है मैंने, और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5, और आज हम देखेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने मिनरल रिसोर्सेज किए थे, ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम देखेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। पहली बात तो पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, सिंपल सा इतना समझ लो। पावर रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हम एनर्जी जनरेशन करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, या फिर मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पावर रिसोर्सेज। हो सकता है ये एनर्जी हमें डीजल पेट्रोल के जो व्हीकल्स हैं वहाँ पर यूज करते हैं। आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल के जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर हम डीजल और पेट्रोल एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक पावर रिसोर्स है जिससे गाड़ी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और गाड़ी चलती है। ठीक है, हो सकता है हम कोयले का इस्तेमाल करते हो, गांव में आपने देखा होगा कोयले का इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिससे एनर्जी मिलती है और घर में खाना वाना बनाया जाता है। ठीक है, किचन में आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी पावर है, यहाँ भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। सीएनजी का इस्तेमाल आपने देखा होगा, अपने जो बस होती हैं, ऑटो होते हैं, या आजकल जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं वो सीएनजी के व्हीकल्स आ रहे हैं। जनरली ज़्यादातर सीएनजी का भी ऑप्शन रहता है, वहाँ पर भी आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है। या हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी करते हैं। किसका जनरेशन करते हैं, बिजली उत्पादन भी करते हैं। तो बिजली उत्पादन में भी जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पावर रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज जो हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज है आज की डेट में। हमारे आसपास यही रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें पावर मिलती है, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो, या वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो। जितनी भी पावर हमें मिल रही है वो पावर कहाँ से आ रही है, वो पावर रिसोर्सेज से ही आ रही है। ठीक है, पावर या एनर्जी, इसका बहुत ही बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। बिना पावर के तो आपको पता है हालत ख़राब हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी 2-3 घंटे के लिए चले जाती है तो अपनी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो डे टू डे नीड्स हैं
वो कहाँ से फुलफ़िल होती हैं पावर की? पावर रिसोर्सेज से ही फुलफ़िल होती हैं। हमारी जो पावर है उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है, एग्रीकल्चर में किया जाता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किया जाता है, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, डिफेंस में किया जाता है। हर जगह पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पावर की ज़रूरत पड़ती है, और पावर बनाने के लिए पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पावर रिसोर्सेज हैं उनको हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज और दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम कई सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, उन रिसोर्सेज को हम बोलेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने हाल फिलहाल यूज़ करना स्टार्ट किया है, पिछले कुछ डिकेड्स में यूज़ करना स्टार्ट किया है, पिछले 50-100 सालों में यूज़ करना स्टार्ट किया, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में। कन्वेंशनल रिसोर्सेज, इनको हम पारंपरिक रिसोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब परंपरा से यूज करते आ रहे हैं, बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैज़ बीन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे रिसोर्सेज जिनको बहुत लंबे समय से हम आम यूज में हम उपयोग करते आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ध्यान देना दोबारा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट लंबे समय से इनका हम क्या करते आ रहे हैं? इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में मेनली दो रिसोर्सेज आते हैं। एक तो आते हैं हमारे फायरवुड और दूसरे आते हैं फॉजिल फ्यूल्स। ध्यान रखना, फायरवुड मतलब लकड़ी। आपने देखा हो गांव में जनरली जो खाना वाना बनाया जाता है, आपको पता होगा वो सब किससे बनाया जाता है? जनरली लकड़ी का वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खाना वाना पकाने में चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। पुराने समय से घर में जब एलपीजी सिलेंडर भी नहीं हुआ करता था, तो खाना तो हम सिंपली लकड़ी से ही बनाते थे, और आज भी गांव में जनरली बहुत सारे लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। तो फायरवुड और फॉजिल फ्यूल्स, फॉजिल फ्यूल्स आपको पता ही है, ऐसे फ्यूल्स जो फॉजिल्स से बने हुए हैं, या प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनको हम फॉजिल्स बोलते हैं, और उनसे जो फ्यूल मिलता है उनको हम बोलते हैं फॉजिल फ्यूल्स। तो फॉजिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आपके आते हैं कोल, पेट्रोलियम ऑयल। अब पेट्रोलियम ऑयल में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें, और नेचुरल गैस, ये सारे के सारे फ्यूल जो हैं फॉजिल फ्यूल्स। तो ध्यान रखना, कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, उनको कन्वेंशनल रिसोर्स बोलते हैं। इसकी कैटेगरी में दो चीज़ आती है, एक तो फायरवुड और दूसरा है फॉजिल फ्यूल्स। ये दो मेन हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। फायरवुड की बात करें तो इसके इस्तेमाल कुकिंग और हीटिंग दोनों के लिए किया जाता है, स्पेशली गांव में। ध्यान देना, हमारे देश में मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। मतलब गांव में जो एनर्जी यूज की जाती है, एनर्जी जो मिलती है उनके गांव में, अब मतलब चाहे वो चूल्हा जलाने के लिए हो या किसी भी पर्पज़ के लिए हो, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं। तो गाँव में आप सब लोग जानते होंगे किस किस के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। फॉजिल फ्यूल्स की बात करें, पहली बात तो फॉजिल फ्यूल्स होते क्या है, यहाँ पे ये डेफिनेशन आ जाएगी कैसे बनते हैं। तो जो रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स का मतलब है अवशेष। ध्यान रखना, प्लांट और एनिमल्स, अब सिंपल सी बात है, प्लांट टूटने के बाद जो नीचे गिर जाएगा तो वो प्लांट का अवशेष, और एनिमल्स मतलब मरने के बाद उनके जो रिमेन्स होते हैं उनको अवशेष बोलते हैं। तो प्लांट और एनिमल ये बनते कैसे हैं? अब ध्यान रखना, बनने का यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। फॉजिल फ्यूल कैसे बनते हैं? जब प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स को बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरीड कर दिया जाए, दफना दिया जाए। बरी देखो, ये एक्चुअली इससे आया बरी से। बरी का मतलब है दफनाना, और वरीड मतलब जब प्लांट और एनिमल्स को बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे दफना दिया जाए, तो वो हीट और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉजिल फ्यूल्स में। तो ध्यान रखना, फॉजिल फ्यूल्स किससे बनते हैं? प्लांट और एनिमल के रिमेन से। जब इनको धरती के अंदर दफना दिया जाता है, या धरती के अंदर जब ये दब जाते हैं किसी कारणवश, तो हीट एंड प्रेशर की वजह से यही रिमेन्स जो हैं प्लांट और एनिमल के, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉजिल फ्यूल्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्वेश्चन बन सकता है हाउ फॉजिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो आपको बताना है द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाई हीट एंड प्रेशर इनटू फॉजिल फ्यूल्स। तो हीट एंड प्रेशर की वजह से यही प्लांट और एनिमल्स लंबे समय बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, मतलब करोड़ों सालों बाद, ये किसमें बदल जाते हैं? फॉजिल फ्यूल्स। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, कोई पूछे कि फॉजिल फ्यूल बनने में कितना समय लगता है, तो आपको बताना है मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। अब यहाँ तो मिलियंस की बात कर रहे हैं, तो मतलब करोड़ों साल लग जाते हैं। तो फॉजिल फ्यूल्स आपको पता है लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, फिर दोबारा बनने में बहुत लंबा समय इनको लगेगा। और फॉजिल फ्यूल्स में क्या क्या चीज़ आती है? ध्यान रखना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आती है फॉजिल फ्यूल्स में, और ये जो रिसोर्सेस हैं ये लिमिटेड क्वांटिटी में, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ आती हैं, कोल और पेट्रोलियम और
नेचुरल गैस। तो ये कोल है, पेट्रोलियम आपने देखी होगी। एक्चुअली जो पेट्रोलियम यहाँ पे जिस पेट्रोलियम ऑयल की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। जब ये कच्चा तेल जाता है रिफाइनरी में, और रिफाइनरी में वो प्रोसेस होने के बाद डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सारी चीज़ों में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एलपीजी आपको बताइए, घरों में जो सिलेंडर होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं, और ये भी व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, डीजल, पेट्रोल आपने देखा होगा, ठीक है। अब एक समस्या है, यहाँ पर एक समस्या के बारे में बताया जा रहा है कि आज की डेट में आपको पता है हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ गति से बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन फॉसिल फ्यूल्स को बहुत तेज़ गति से इनको क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। फॉसिल फ्यूल्स का जो रेट है बनने की, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है बहुत कम है, जबकि रेट ऑफ कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब सिंपल सी बात है, बन कम रहे हैं और यूज ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएंगे, फ्यूचर में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, आज की डेट में समस्या ये है कि विश्व की पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ गति से पॉपुलेशन हमारी बढ़ती हुई जा रही है, जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में निकट फ्यूचर में ये रिसोर्सेज पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर हमारे पास यूज करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ज़रूरत है कि इनकी जगह पर हमें अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे, और अल्टरनेटिव आने भी लगे हैं। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ रही हैं, आपने देखा होगा। तो इनका प्रचलन अब बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में आपने देखने को मिलेगा सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, ठीक है, या कुछ और नई टेक्नोलॉजी आएंगी जहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ना करके हम न्यू अल्टरनेटिव्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो अगला लेक्चर आएगा उसमें सारे के सारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज को मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। हमारे जितने भी नोट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस आपको लेने, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। साथ ही साथ में ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आने वाले फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसका सीधा सीधा प्रभाव इन रिसोर्सेज पर पड़ रहा है। और दूसरी बात, ये रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लिमिटेड होने की वजह से इनकी क्वांटिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और आने वाले समय में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। खैर, इन्हीं कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। इन तीनों का यूज हम डे टू डे लाइफ में यूज आपने देखा होगा। इसका कोल, ये नॉर्मली कोल है जिसको कोयला बोलते हैं, इसका उपयोग बहुत जगह पर होता है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर होता है वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो पहली बात तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। और इसका उपयोग हम डोमेस्टिक लेवल, घरेलू लेवल पर भी करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर फर्नेस में कोल का इस्तेमाल किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। स्टीम इंजन्स में किया जाता है। पहले के टाइम पर आपने देखे होंगे वो रेल के इंजन चलते थे जो स्टीम वाले, गदर मूवी में, वो भी वहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं। प्लस जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है कोयले की सहायता से, ध्यान देना, ऐसे पावर प्लांट, पहली बात तो पावर प्लांट जो वर्ड है इसका मतलब है जहाँ पर बिजली बनाई जाती हो। अगर मैं लगा देता हूँ थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट का मतलब है ऐसे पावर प्लांट जहाँ पर कोयले का इस्तेमाल करके क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट या कोल पावर प्लांट। ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, ये थर्मल पावर प्लांट की है। और हमारे इंडिया में अभी एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा जो बिजली बनती है वो कोल से ही बनती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी बड़ा सुंदर सा डायग्राम है, थर्मल पावर प्लांट ये। और कोल, अच्छा ये बना कैसे था, ये पहले भी मैंने बताया था। कोल बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि पहले जो बहुत बड़े बड़े जो फर्न्स और स्वैम्प होते थे, मतलब जो प्लांट्स होते थे, वो ज़मीन के अंदर दब गए, ज़मीन के लेयर्स के नीचे दब गए, और लाखों करोड़ों सालों तक वो दबे रहे। और फिर हीट एंड प्रेशर की वजह से वही प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनको बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है, किसको, कोल को। तो सिंपल सा याद रखना, कोल बनने का प्रोसेस क्या है कि पहले जो फर्न्स, अब यहाँ पे दे रखा फर्न्स और स्वैम्प्स, ये क्या है, प्लांट्स ही हैं। तो ये प्लांट ज़मीन के अंदर बरीड हो गए थे, मतलब दफना दिए गए थे।
अपने कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से। हमने तो नहीं दफनाया, पर अगर कुछ नेचर ने ही इनको नीचे दफना दिया, कुछ उलटफेर हुआ होगा, वो फिर ज़मीन में दबे रहे, तो फिर लाखों करोड़ों सालों बाद, मिलियंस का मतलब लाखों करोड़ों सालों बाद, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम आज यूज कर रहे हैं, और इसीलिए इनको बोलते हैं बरीड सनशाइन। ये चीज़ ध्यान रखना। कोल कहाँ कहाँ पर जनरली आपको पाया जाता है, तो वर्ल्ड में ज़्यादातर कोल एक तो चाइना में देखने को मिलेगा, ये वाली जो जगह है आपको इंडिया के ऊपर चाइना, यूएसए में देखने को मिलेगा, जर्मनी, यहाँ का ये जर्मनी है, रशिया, ये ऊपर वाला ये रशिया है, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा, या फ्रांस, यहीं पर क्या है, फ्रांस है। तो इनको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये यूरोप का मैप है। यूरोप में आप नीचे देखोगे मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर आप देखोगे पुर्तगाल, ये है स्पेन, और स्पेन के ऊपर है फ्रांस, फ्रांस के ऊपर यहाँ पर है जर्मनी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखेंगे साउथ अफ्रीका कहाँ है, तो ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका आप जानते होंगे ये मेडागास्कर है, और अफ्रीका में नीचे नीचे है, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ऊपर कौन कौन से कंट्रीज हैं, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ये कौन से कंट्रीज हैं जो टॉप में आते हैं अफ्रीका में, ऊपर की तरफ आते हैं। ये एशिया का मैप है। एशिया में आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा रशिया, उसके नीचे मंगोलिया, फिर है चाइना, और ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है ना। और यूएसए की बात करें तो आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका। अगर नॉर्थ अमेरिका में हम देखें तो नीचे नीचे आता है मैक्सिको, मैक्सिको के ऊपर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, फिर है कनाडा। तो ये हो गया यूएसए, ठीक है। ऐसे करके हम मैप की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आपको मैप में पता चल जाए कौन सा कंट्री कहाँ पर है। भारत में बात करें तो भारत में कोल कहाँ पर मिलता है, रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में। बाकी झारिया, धनबाद, बोकारो, झारिया, धनबाद, बोकारो, तीनों की तीनों झारखंड में। मैप ये इंडिया का है। इंडिया में यहाँ बिहार के नीचे आप देखोगे झारखंड। अच्छा, कमेंट करके वो आपको बताना है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। झारखंड जो आज का स्टेट है, ये पहले कभी बिहार का पार्ट हुआ करता था, मगर ये बिहार से अलग हो गया, ठीक है। तो झारिया, धनबाद, बोकारो बिहार, झारखंड में मिलते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कब झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये झारखंड का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे बोकारो, धनबाद, ठीक है। इनमें कुछ फेमस हैं, फेमस के मैं नाम बता देता हूँ। सिंहभूम, एक तो ईस्ट सिंहभूम है और दूसरा वेस्ट सिंहभूम है। पलामू, हजारीबाग, ठीक है। और आपका यहाँ पर धनबाद, बोकारो, ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। प्लस इनकी कैपिटल झारखंड की रांची, ठीक है ना। अब पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो ज़मीन से खोद के जो हम तेल निकालते हैं ना, ज़मीन से नीचे ड्रिल करके जो तेल निकालते हैं, उस तेल को हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। ध्यान देना, ये काला काला होता है, ब्लैक कलर का रहता है। फिर इस क्रूड ऑयल को हम ले जाते हैं कहाँ पर, रिफाइनरीज में। ये रिफाइनरीज हैं, और रिफाइनरीज में यहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, रिफाइन किया जाता है, और इसका शुद्धिकरण किया जाता है, इसमें से कचरा अलग कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखना, ज़मीन से जो खोद के निकाला जा रहा है, तेल के कुओं से जो तेल निकल के आ रहा है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम, ना कि पेट्रोल। पेट्रोल अलग चीज़ है, पेट्रोलियम अलग है। तो ज़मीन से खोद के जो निकाला जा रहा है, दैट इज़ पेट्रोलियम, या इसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, क्रूड ऑयल। फिर ये कहाँ भेजा जाता है, रिफाइनरीज में, और रिफाइनरीज में इसमें से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, पेट्रोलियम जो है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, आपकी कार, बाइक, स्कूटी, ठीक है, जितने भी व्हीकल्स हैं वहाँ पर हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे इसके प्रोडक्ट भी हैं पेट्रोलियम के, मैं बताऊंगा पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये रॉक्स की लेयर्स के बीच में पाया जाता है, जिसको ड्रिल करके ऑयल फील्ड जहाँ पर बनाए जाते हैं, वहाँ से ड्रिल करके इसको निकाला जाता है, ठीक है। ये जनरली कहाँ पर लोकेटेड होता है, कोस्टल एरियाज या ऑफशोर वाले एरियाज में लोकेटेड होता है। अच्छा, जब ये क्रूड ऑयल ज़मीन में से खोद के निकाल लिया जाता है, रॉक्स के बीच में से खोद के निकाल लिया जाता है, इसको फिर रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है, और रिफाइनरीज में इसकी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है क्रूड ऑयल की। और फिर इससे कई सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स। ये सारी चीज़ें किससे मिल रही हैं, क्रूड ऑयल से। तो आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्रूड ऑयल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें क्रूड ऑयल से मिलती हैं। क्रूड ऑयल और इसके डेरिवेटिव्स मतलब इससे बनने वाली चीज़ें, इन सब को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। ध्यान रखना, क्रूड ऑयल और उसके डेरिवेटिव्स को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि इन सब की बहुत ज़्यादा कीमत है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। कुछ मेन कंट्रीज हैं जहाँ पर पेट्रोलियम ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो ध्यान रखना कौन कौन से कंट्रीज हैं। यहाँ पर सऊदी अरेबिया, और ईरान, इराक, यहाँ पे है कतर, ठीक है। कतर छोटा सा दिखा रखा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा ये कंट्रीज़ तेल प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। इसके अलावा और भी देश हैं, जैसे यूएसए, रसिया मैंने बताए थे, वेनेजुएला, ये साउथ अमेरिका में है,
और अल्जीरिया मैंने बताया था अफ्रीका में, ये कंट्री भी क्या प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है मेनली, तो असम में एक जगह है डिगबोई, मुंबई में एक जगह है बॉम्बे हाई, और कृष्णा गोदावरी रिवर्स हैं जो साउथ इंडिया में फ्लो करती हैं, कृष्णा और गोदावरी, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। उनके जो डेल्टा हैं, डेल्टा वाले रीजन में भी आपको ये तेल देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस को जब कंप्रेस कर देते हैं तो ये बन जाती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, ऑटो में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, वहीं पर नेचुरल गैस पाई जाती है। ठीक है, जब क्रूड ऑयल को निकालते हैं तो उसी के साथ साथ नेचुरल गैस निकलती है, तो इसको भी निकाल लिया जाता है, और इसका यूज डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों लेवल पर नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। और कौन कौन से कंट्री है जहाँ पर मेनली नेचुरल गैस पाई जाती है, तो आपको याद रखना है रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। रशिया तो आपको पता है इसमें ज़्यादातर भाग एशिया में आता है, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड ये यूरोप के भाग हैं। तो यहाँ पर आपको नेचुरल गैस ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज के नाम बताओ, तो आपको बताना है रशिया, नॉर्वे, यूके, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और ऑफशोर ऑफ मुंबई, मुंबई के ऑफशोर वाले रीजन में आपको नेचुरल गैस के रिजर्व देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब समस्या क्या है, प्रॉब्लम विद कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ समस्या क्या है। समस्या यह है कि भाई ये सबसे बड़ी बात तो ये लिमिटेड है, ऊपर से क्या है हमारी पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है, और अगर ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो हम इनको कंज्यूम कर जाएंगे और फ्यूचर में ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें कुछ अल्टरनेटिव्स देखने की ज़रूरत है। तो यही है सबसे बड़ी रीज़न कि फॉसिल फ्यूल जो है इनका कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का रीज़न क्या है, पॉपुलेशन, जिसकी वजह से ये डिप्लीट होते जा रहे हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, और फ्यूचर में बहुत कम हो जाएगी और ये ख़त्म ही हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ में जब आप ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल्स को इस्तेमाल करते हो, डीजल, पेट्रोल, कोल, इन सब को इस्तेमाल करते हो, तो इनसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जहरीले पदार्थ निकलते हैं जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। इसकी वजह से भी हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ में अगर हम ऐसे ही फॉसिल फ्यूल्स को जलाते रहे, इनको चेक नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि फाइनली ये क्या हो जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे। जहाँ से ये जिनको निकाला जा रहा है ना, जहाँ से तेल के कुएं से इनको निकाला जा रहा है, अगर लगातार निकालते रहे, लगातार इनकी टेपिंग करते रहे, तो एक दिन आएगा कि ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अब ज़रूरत है कि अब हमें किस पर ध्यान देने की, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और या फिर ऐसे रिसोर्सेज जो फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव है, मतलब फॉसिल फ्यूल की जगह पर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को यूज करने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले समय में एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकती है, एनर्जी के लिए लोग तरसेंगे। ठीक है ना, तो नॉन कन्वेंशनल में जैसे हम सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, विंड पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, हाइडल पावर पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। प्लस ये जो सोर्सेस हैं ये क्लीन भी हैं, इनमें ज़्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज फिनिश होते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर जो 3 हमारा चल रहा था, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, इसका लास्ट लेक्चर है ये। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कई सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। हाइडल एनर्जी, पानी से जो बिजली बनती है वो कैसे बनती है, ये मैं सारी चीज़ समझाऊंगा हाइडल एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी, कैसे सन से एनर्जी बनती है। विंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हवा से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट होती है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में जानेंगे, टाइडल एनर्जी के बारे में जानेंगे, बायोगैस, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी बताऊँगा जो आपकी बुक में नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे अच्छे डायग्राम्स के साथ इन सब चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइडल एनर्जी। देखो इसका एक और नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, हाइडल का मतलब होता है वाटर, पानी से जो बिजली पैदा होती है उसको हम बोलते हैं हाइडल एनर्जी या हाइडल पावर। आपने देखा होगा पानी के ऐसे डैम देखे होंगे, डैम सुने होंगे, जिनको हम बोलते हैं बांध। तो पानी को इनमें स्टोर कर लिया जाता है। तो ये सपोज हमारा डैम हो गया। फिर यहाँ से पानी को गिराया जाता है, जैसे ये नीचे पानी गिर रहा है, नीचे गिराया जाता है। नीचे एक मशीन होती है टरबाइन। अब टरबाइन ऐसे समझो, ये कुछ इसमें पंखड़ी टाइप की ऐसे ऐसे टरबाइन होती है। जब इस पर पानी गिरेगा तो टरबाइन क्या होने लग जाती है, घूमने लग जाती है। घूमती है तो इससे जोड़ देते हैं जनरेटर को,
और जनरेटर का काम आपको पता ही है, जब जनरेटर को किसी भी चीज़ से घुमाया जाता है तो उससे बिजली बनती है, और फिर बिजली बनती है तो वही चीज़ हमें काम आ जाती है। फिर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा देते हैं और फिर इसको हम ट्रांसमिशन कर देते हैं। तो कुल मिला के ये है हाइडल पावर जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसको जनरेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पानी को स्टोर करना। तो पानी को कहाँ पे स्टोर करते हैं? पानी को हम डैम बनाकर स्टोर करते हैं, डैम्स में। फिर उसको नीचे गिराया जाता है। नीचे मान लो कहीं पर टरबाइन लगी होती है, टरबाइन फिर घूमेगी। टरबाइन जब घूमेगी तो इससे जोड़ देंगे जनरेटर, और जब जनरेटर घूमता है तो उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल सा फंडा है, डैम में पानी को स्टोर करना है, फिर उसको टरबाइन पर गिराना है, टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब चूंकि ये पानी से बिजली पैदा हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ये पावर प्लांट बना हुआ है। पावर प्लांट मतलब जहाँ पे बिजली बनती है, पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड आएगा अब यहाँ पे बार बार आएगा, मैं अगर बोलूँ भी पावर प्लांट का मतलब जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है, बस उतना समझ लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर प्लांट। अगर मैं बोल रहा हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का मतलब है पानी से बिजली जहाँ पर पैदा की जाती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। तो सिंपल सी बात, क्या किया जाता है? पानी को स्टोर करेंगे, फिर उसको नीचे गिराएंगे, नीचे टरबाइन लग रही है, टरबाइन घूमेगी, फिर उससे जनरेटर जुड़ रहा है, जनरेटर से बिजली बनेगी और फिर इसको ट्रांसमिशन कर देते हैं घरों में। और फिर जो पानी बचता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, इसका उपयोग इरिगेशन के लिए कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस हाइडल पावर का या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का। तो रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। तो मैंने बताया था, रिवर का पानी हो या फिर रेन वाटर हो, उसको डैम्स में स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसको गिराया जाता है, ऊंचाई से उसको क्या किया जाता है? गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू द पाइप्स, ये फॉलिंग वाटर जो है पाइप्स के थ्रू फ्लो करता है इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन ब्लेड्स। और कहाँ पर गिरेगा? ये टरबाइन की ब्लेड्स पर। अब मैंने बताया था टरबाइन में ऐसे ब्लेड्स बनी होती हैं, इन टरबाइन की ब्लेड्स पर ये पानी गिरता है। प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम, और टरबाइन हमेशा कहाँ रहती है? ये मान लो डैम है तो डैम के नीचे की साइड में, मतलब यहाँ पर रहती है टरबाइन। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न जनरेटर। अब जब टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन घूमने की वजह से जनरेटर भी हमारा घूमता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। और ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इट इज क्लियर। तो सिंपल सी बात है, पानी स्टोर करेंगे, उसको गिराएंगे, टरबाइन पर गिरेगा, टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से फिर जनरेटर जुड़ रहा है, जनरेटर घूमेगा और फिर इससे जो बिजली बनेगी उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर इरीगेशन। अब इसके बाद अब सोचो, नीचे ऊपर से तो हमने पानी गिरा दिया, ये डैम से नीचे आ गया पानी। अब इस पानी का क्या इस्तेमाल करते हैं? इस पानी को इस्तेमाल करते हैं इरीगेशन के लिए। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाई हाइडल पावर। सोचो 1/4 का मतलब है इस दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है तो उसका 25% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किससे? पानी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसे कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो उनमें है एक पराग्वे। पराग्वे आपको पता है साउथ अमेरिका में आता है, फिर है नॉर्वे यूरोप में आता है, ब्राज़ील ये भी साउथ अमेरिका में आता है, फिर है चाइना। तो 4 देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने डैम्स बना रखे हैं। भारत में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो भाखरा नांगल है जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है, भाखरा नांगल डैम पर ही है ये। और गांधी सागर ये राजस्थान में ही है। ठीक है, गांधी सागर डैम, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि भारत में हाइडल पावर स्टेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, तो आपको बताना है भाखरा नांगल पर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये जो डैम है इन्हीं पर बने हुए हाइडल पावर स्टेशंस जिनसे मतलब बिजली पैदा की जाती है। अब हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसे सोर्सेस जो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे मगर अब इनको हम इस्तेमाल करने लगे हैं। नए नए जो सोर्सेज डेवलप हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के, उनको हम समझेंगे। तो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेस हैं एनर्जी के, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी है भाई? ज़रूरत ये पड़ी है कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस, वो क्या है भाई? लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में उनकी संख्या क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो रिसोर्सेज जो हैं अपने ख़त्म हो जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो अब हमें ज़रूरत है कि नए जो सोर्सेस हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, उन पर विचार करने की ज़रूरत है।
द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉजिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। अगर हम फॉजिल फ्यूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे, फॉजिल फ्यूल्स में बड़ा अच्छा हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो इनका हम ज़्यादा यूज करेंगे तो आने वाले समय में इनकी शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserve of this fuel will be exhausted। अब यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अगर आज की जो रफ्तार है इनको यूज करने की, अगर ऐसे ही हम इनको यूज करते रहे तो बहुत जल्दी इनके जो रिजर्व है, रिजर्व का मतलब इनके भंडार है, भंडार क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंट पोल्यूशन। अब सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा जब हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा इनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, कोयल जलाओ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। तो ये जो आपके फॉजिल फ्यूल्स हैं इनसे आपको देखा होगा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ये भी इनके साथ एक समस्या है। इसलिए अब ज़रूरत है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उनको यूज करने की ज़रूरत है, जैसे कि सोलर एनर्जी। अब सोचो सोलर एनर्जी इस्तेमाल करोगे तो आप ना तो उससे धुआं निकलेगा ना ही आवाज़ होगी, बहुत सिंपल है, ठीक है, और अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। विंड एनर्जी अनलिमिटेड है, टाइडल एनर्जी जो ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में उससे, ये सभी हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते और हर दिन रिन्यू होते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। तो इनको हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इनके एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल, बायोगैस, ये सभी है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में कैसे क्या होता है पहले ये समझ लो। तो सोलर एनर्जी में सन की रेज ये पड़ती है आपकी किस पर, सोलर पैनल पर, इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई घरों में आपने देखा होगा इनसे हम क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज कर देते हैं, बैटरी से फिर मतलब आपने देखा होगा यूपीएस लगा रहता है, इन्वर्टर लगा रहता है, उसको फिर हम एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। खैर मुद्दे की बात यह है, सन से जो एनर्जी आ रही है उसको सोलर पैनल की सहायता से, ऐसे कई सारे सोलर पैनल लगे होते हैं जिनको सोलर सेल्स लगे होते हैं, और ये सोलर सेल्स मिलकर बनाते हैं सोलर पैनल्स। इन सोलर पैनल से जनरेट होती है आपकी करंट, प्लस माइनस करके ऐसे डायरेक्ट करंट मतलब जो है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट अस एवरी डे। तो सन की हीट और लाइट हम हर दिन महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो सन की जो एनर्जी है इसको हम सोलर पैनल्स की सहायता से ट्रैप कर सकते हैं और इसको हम इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। मैनी ऑफ दी सेल्स आर जॉइंट इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। तो देखो यहाँ पर ये कई सारे सोलर सेल्स हैं, एक सोलर सेल, दो सेल, तीन, ऐसे कई सारे, इनको मिला दो तो इनको हम बोलेंगे सोलर पैनल। तो कई सारे सेल्स मिलकर सोलर पैनल बनाते हैं और ये सोलर पैनल हमें जनरेट करते हैं, दो चीज़ जनरेट करते हैं, एक तो पावर भी जनरेट करते हैं और हीट भी जनरेट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। तो आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज जो हैं वो कहाँ पर आते हैं, जैसे ये तो हो गई 0 डिग्री वाली लाइन इक्वेटर, यहाँ पर 23.5 मान लो जस्ट एग्जाम्पल के लिए, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और नीचे 23.5 साउथ, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो इनके बीच में जो कंट्रीज आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज। और आपको पता होगा ट्रॉपिकल कंट्रीज में सबसे ज़्यादा सन की जो रेज हैं पड़ती हैं, मतलब सनलाइट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ट्रॉपिकल कंट्रीज में। तो जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज, और ट्रॉपिकल कंट्रीज में सनरेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल यूँ समझ लो ऊपर वाले की देन है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, सोलर हीटर्स में किया जाता है, सोलर कुकर्स में किया जाता है, और सोलर ड्रायर्स में किया जाता है, और इसके अलावा लाइटिंग जो होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिटी लाइटिंग, ट्रैफिक लाइटिंग, इस ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी में क्या होगा, हवा चलेगी, हवा से ये जो होती हैं इनको हम बोलते हैं विंड मिल्स। ये विंड मिल्स में ये जो ब्लेड होती हैं ये घूमती हैं, जब ये घूमेंगी तो इनसे टरबाइन जुड़ी हो, सॉरी इन्हीं को हम बोलते हैं टरबाइन, एक्चुअली विंड टरबाइन बोलते हैं। और जब ये विंड टरबाइन घूमेंगी तो इससे जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो बिजली बन जाएगी। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये हवा चली, हवा चलते ही ये जो ब्लेड हैं ये मूव करती हैं, मूव करते ही पीछे जनरेटर जुड़ा होता है, जब ये मूव करेंगी तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो बिजली बन जाएगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो विंड इज इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहली बात तो विंड एक ऐसा सोर्स है इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है।
विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। तो आपने देखा होगा ये जो विंड मिल है, ऐसा नहीं है इनका इस्तेमाल हम आज से ही कर रहे हैं, बहुत पहले से इनका इस्तेमाल, हमें याद भी नहीं है, बहुत पहले से इनका इस्तेमाल, पहले भी हम इसका इस्तेमाल करते थे। एक तो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, जो अनाज है आटा पीसने के लिए करते थे, साथ के साथ में पानी को लिफ्ट करने के लिए भी विंड मिल्स का इस्तेमाल करते थे। मगर पहले हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते थे, मगर अब इन विंड मिल्स की सहायता से, ध्यान देना, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं विंड मिल, विंड मिल, ठीक है। इनको कहीं भी लगाया जा सकता है जहाँ पर अच्छी विंड चलती हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड चलती हो, वहाँ पर इनको यूज किया जाता है। तो आज की डेट में जो विंड मिल्स हैं इनका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की जो विंड मिल्स हैं वो बहुत तेज़ गति से घूमती हैं और ये घूमने के बाद जनरेटर से कनेक्टेड होती हैं और बिजली का उत्पादन करती हैं। ये देखो पहाड़ी एरियाज में विंड मिल्स लगी हुई हैं और जब ये घूमती हैं तो इनमें पीछे की तरफ, यहीं पर ध्यान देना, यहीं पर पीछे एक बॉक्स रहता है, यहाँ पे जनरेटर रहता है और फिर इसमें नीचे तार रहते हैं और तारों से फिर यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा बिजली घर बना हुआ है, यहाँ पर फिर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन कर दिया जाता है। विंड फार्म्स, अब जैसे यहाँ पे ये जो विंड मिल्स लगी हुई हैं इसको हम क्या बोलते हैं, विंड फार्म्स। विंड फार्म्स हैव क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन्स इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड्स ब्लोस। तो जहाँ पर कई सारी विंड मिल्स लगा देते हैं उनको हम बोलते हैं विंड फार्म्स। तो इसमें क्लस्टर होता है, क्लस्टर मतलब बहुत सारा ग्रुप होता है किसका, विंड मिल्स का। तो कई सारी विंड मिल्स होती हैं, इनको कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, एक तो कोस्टल एरियाज में, जैसे भारत है तो ये भारत का इधर वाला कोस्टल एरिया हो गया, इधर वाला कोस्टल एरिया हो गया, इधर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया आपका अरेबियन सी, नीचे है इंडियन ओशियन। तो कोस्टल एरियाज में हवा बहुत अच्छी चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं और स्टडी विंड्स मतलब लगातार चलती रहती हैं। तो जहाँ पर विंड्स लगातार चलती रहती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती है, वहाँ पर इन विंड मिल को लगाया जाता है। ऐसा नहीं हम कहीं भी जाके लगाते हैं, अगर हवा नहीं चल रही तो फिर इनको लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो विंड एनर्जी वहीं पर प्रोड्यूस होती है जहाँ पर अच्छी हवाएं चलती हैं और लगातार चलती हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड्स, यूरोप में कंट्री नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्पेन फॉर आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो ध्यान रखना इन देशों में बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कौन कौन से देश हैं, नेदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर। अब ऐसा नहीं है भारत में नहीं होती, भारत में भी भाई विंड एनर्जी जनरेट होती है। ध्यान रखना राजस्थान में अपना जो थार डेजर्ट है यहाँ पर बहुत सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं। कोस्टल एरियाज में साउथ में बहुत सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं, महाराष्ट्र में लगी हुई हैं, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं। तो अपने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। भारतीय सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट की जा सके। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर के बारे में। अब न्यूक्लियर पावर में जो मेन मशीन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या न्यूक्लियर एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम, इनका इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। इनमें क्या होता है, जैसे मान लो एक एटम से, मतलब जब ये ब्रेक होता है, जब एटम ब्रेक होगा, फिजन होता है, फिजन में क्या होगा, कोई एक एटम टूट के दो या दो से ज़्यादा भागों में टूट जाएगा। जब ये टूटता है तो इसमें से एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। जैसे सपोज ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें रॉड डाल रखी हैं जिसको हम बोलते हैं फ्यूल रॉड। ये किसकी बनी होती हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इनकी बनी हुई होती है। और जब इनमें रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन होता है, तो हीट जनरेट होती है। इस हीट की वजह से आपको देखने को मिलेगा वाटर वेपर जो है वो प्रोड्यूस होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी। फिर इस स्टीम को ले जाते हैं टरबाइन पर, स्टीम मतलब भाप, और जो टरबाइन होती है उसमें ऐसी ब्लेड्स होती हैं और जब टरबाइन घूमेगी स्टीम की वजह से, उससे हम जोड़ देते हैं अल्टरनेटर या जनरेटर जोड़ देते हैं और जनरेटर के बाद आपको बिजली बन जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है वो किससे प्रोड्यूस करते हैं, यूरेनियम, थोरियम। Nuclear power is obtained from the energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like यूरेनियम और थोरियम। तो यूरेनियम, थोरियम जो हैं ये सबस्टांस हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं और जब ये इनके जो एटम्स हैं जब ये ब्रेक होते हैं तो इनमें से एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी को गर्म करने के लिए। फिर उससे स्टीम बनती है और स्टीम से हम स्टीम टरबाइन चलाते हैं और स्टीम टरबाइन से फिर जनरेटर जोड़ा रहता है और बिजली बन जाती है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। इन फ्यूल्स में न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन में जहाँ पर एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा भागों में टूटती है और जब ये टूटती है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर, और उससे पावर जनरेट होती है, ठीक है। ये एक्चुअल मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ऐसे दिखाई देते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है।
द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। ध्यान रखना, यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? यूएसए एंड यूरोप। अब ऐसा नहीं है भारत में नहीं होती, भारत में भी होती है, मैं दिखाऊंगा आपको। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। हमारे यहाँ पर जो यूरेनियम, अब यूरेनियम क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, न्यूक्लियर मटेरियल है, जिसको यूज किया जाता है कहाँ पर? न्यूक्लियर रिएक्टर में, और इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो इंडिया में जो यूरेनियम जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक और मटेरियल है जिसका नाम है थोरियम। तो थोरियम की बहुत सारी क्वांटिटीज पाई जाती हैं केरला में, मगर ये मिक्स पाया जाता है किसमें? मोनोजाइट जो सैंड है उसमें पाया जाता है केरल में। क्या पाया जाता है? थोरियम। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन में समझा चुका हूँ, ऐसे पावर प्लांट्स जहाँ पर जो बिजली प्रोड्यूस की जा रही है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? न्यूक्लियर मटेरियल की वजह से। तो एक तो है कलपक्कम इन तमिलनाडु, यहाँ पर आप देखोगे ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में। एक है तारापुर महाराष्ट्र, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में है तारापुर। भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यही है, ध्यान रखना, तारापुर। ठीक है, ये मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। भारत में लगने वाला सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तारापुर, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, तो राजस्थान में आपको मिलेगा राणा प्रताप सागर, कोटा के पास है। नरोरा इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका नाम है नरोरा। कैगा इन कर्नाटका, कर्नाटका में जो है उसका नाम है कैगा। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी दिखा रखे हैं, मैप में आप देख लेना। अब हम देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है? अब देखो, पृथ्वी की स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ चुके हो, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो हीट बढ़ती जाएगी। तो कई बार कई जगह पर क्या होता है, ये हीट बाहर निकलती रहती है पृथ्वी से। तो हीट कैसे निकलेगी? नीचे आपको पता है पृथ्वी गर्म है, उसके ऊपर पानी है, तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो इससे स्टीम बनेगी और ये स्टीम बाहर निकलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टीम का जो पृथ्वी के अंदर से निकल रही है इससे चलाते हैं टरबाइन, टरबाइन से जोड़ दिया जनरेटर, और जब जनरेटर जुड़ जाएगा तो उससे बिजली बनेगी। तो कुल मिला के जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब है हीट। तो अर्थ की जो हीट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बिजली उत्पादन के लिए। कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? तो नीचे से आपको पता है क्या निकल रही है? स्टीम निकल रही है, उस स्टीम से हम टरबाइन चलाएंगे। तो जैसे आप देखो, ये धरती के अंदर से क्या निकलती रहती है? स्टीम निकलती रहती है, इसको इकट्ठा कर लिया जाता है, इसको गिराया जाता है टरबाइन पर, टरबाइन से जुड़ा रहता है जनरेटर, और जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? ऐसी हीट एनर्जी जो हमें पृथ्वी से मिल रही है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। अब आप पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब आपने पढ़ाई होगा कि हमारी पृथ्वी की 3 लेयर्स होती हैं पृथ्वी में। सबसे नीचे होती है कोर, उसके ऊपर होता है मेंटल, फिर होता है क्रस्ट, ठीक है। तो आप जैसे जैसे अंदर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कोर में तो टेम्परेचर आपको 6-7 हज़ार डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, पढ़ के आ चुके हो आप बेसिक्स में। समटाइम्स दिस एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। तो कई बार जो अंदर की जो एनर्जी है ये बाहर आ जाती है हॉट स्प्रिंग्स के रूप में। ये आप देख रहे हो, ये है हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, इसके रूप में बाहर आ जाती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। अब इस हीट एनर्जी का इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं? पावर जनरेशन में कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। तो इसका इस्तेमाल हम कई तरीके से करते आ रहे हैं कई सालों से। नंबर 1, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग में इस्तेमाल करते हैं, बाथिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो जियोथर्मल एनर्जी है वो यूएसए में जनरेट होती है, उसके बाद न्यूजीलैंड में, फिर आइलैंड में, आइसलैंड में, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका के देशों में प्रोड्यूस होती है। भारत में है पॉसिबिलिटी? यस, भारत में भी है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मणिकरण, ये वाली जो जगह दे रखी है ये है मणिकरण। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर हम जियोथर्मल पावर प्लांट्स लगा रखे हैं। पूगा वैली इन लद्दाख, लद्दाख में पूगा वैली है, वहाँ पर भी हम जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे हॉट स्प्रिंग्स निकलती हैं, भीतर से गर्म पानी निकलता है। सोचो हिमाचल प्रदेश में आपको गर्म पानी मिल रहा है, ठंडी जगह, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे में तो मज़ा आ जाता है लोगों को। यहाँ पर बहुत सारे लोग नहाने जाते हैं, पानी का कुंड है, एक गर्म कुंड है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइडल एनर्जी। अब टाइड आप समझते होंगे, टाइड का मतलब है ज्वार भाटा। समुद्र में आपको देखने को मिलेगा कई बार जो पानी है समुद्र के, जैसे मान लो ये समुद्र का किनारा हो गया, तो कई बार पानी ऐसे अंदर आ जाएगा, फिर पानी कई बार यहाँ से किनारे से दूर चला जाता है। तो समुद्र में मतलब दिन में जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर तो एक बार तो आता है हाई टाइड और एक बार आता है लो टाइड, मतलब लो टाइड हाई टाइड, लो टाइड हाई टाइड ऐसे करके आते रहते हैं। तो मतलब
दिन में 2 बार ये टाइड्स आपको देखने को मिलेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना, हाई टाइड और लो टाइड। ये टाइड्स के दौरान क्या होगा, समुद्र का लेवल कई बार बढ़ जाता है और कई बार समुद्र का लेवल क्या हो जाता है, पानी का लेवल घट जाता है। तो सपोज हाई टाइड आया तो पानी आएगा, तो उस पानी को हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे जनरेट करते हैं। तो सपोज हाई टाइड आया तो पानी को पीछे की जगह जाके स्टोर कर लिया, ठीक है। हाई टाइड आएगा तो यहाँ बीच में टरबाइन लगा देते हैं, तो टरबाइन घूमेगी और टरबाइन घूमेगी तो उससे फिर हम जनरेटर जोड़ देंगे और जनरेटर से बिजली बन जाएगी। अब पानी हमने यहाँ छोटा सा एक डैम बना के स्टोर कर लिया, अब पानी ये धीरे धीरे फिर वापस गिरेगा, जब वापस गिरेगा तो टरबाइन फिर घूमेगी और टरबाइन फिर घूमेगी, तो इससे फिर जनरेटर जोड़ दो और जनरेटर जोड़ के हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो पानी अंदर जाएगा तब भी टरबाइन घूमेगी और पानी बाहर आएगा तब भी टरबाइन घूमेगी। तो दोनों प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स, टाइड्स मतलब ज्वार भाटा। तो समुद्री एरिया में आप देखना टाइड्स आती हैं, तो टाइड्स के दौरान, उस टाइड्स के दौरान जो मतलब पानी है उसको स्टोर कर लिया जाता है डैम बनाकर, और उससे जो एनर्जी बनती है उसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाई बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। तो टाइडल एनर्जी को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, हम छोटे छोटे डैम बनाकर समुद्र के आसपास, वहाँ पर हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, टाइड से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज टू टर्न दी टर्बाइन इंस्टॉल इन दी डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो हाई टाइड जब होता है, तो हाई टाइड के दौरान मैंने बताया था ना, जैसे हाई टाइड आया सपोज, तो हाई टाइड आएगा तो टर्बाइंस घूमेंगी और पानी को भी स्टोर कर लेंगे, फिर पानी इधर से जाएगा तब भी टर्बाइन घूमेगी, तो उससे भी बिजली प्रोड्यूस की जाती है। तो हाई टाइड के दौरान क्या होता है, टर्बाइन घूमती है, ब्लेड घूमती है, तो उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं। तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, तो रसिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स लगे हुए हैं टाइडल एनर्जी वाले। अगला है बायोगैस। अब बायोगैस में क्या होता है, देखो बायोगैस में एक ये डाइजेस्टर होता है, ठीक है। इसको मतलब ज़मीन में मतलब नीचे गड्ढा खोद के इसको बनाते हैं और इसमें डाल देते हैं स्लरी। स्लरी क्या होता है, जिसमें जितना भी वेस्ट है, गोबर वोबर हो गया, कचरा हो गया घर से निकलने वाला, ये सारे वेस्ट को यहाँ पे डाल देंगे डाइजेस्टर में। और इसमें फिर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं, और डीकम्पोजिशन करके इसमें से कुछ गैस निकलती हैं। जैसे मान लो एक CH4 गैस आपने सुना होगा, मीथेन गैस होती है, वो निकलती है। इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके दौरान जब गैस बन जाएगी तो उसके दौरान जो कचरा रहता है मतलब जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं मैन्यूर की तरह, फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जितना कचरा है, एनिमल्स का जितने भी डेड एनिमल्स हैं, एनिमल का डंग मतलब गोबर जो है, किचन का जो वेस्ट है, इसको हम गैसियस फ्यूल बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर। अब ये जो बायोगैस डाइजेस्टर है, यहाँ पर बैक्टीरिया पाया जाता है, इसमें वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो इस डाइजेस्टर में हम क्या करेंगे, जितना भी कचरा है उसकी स्लरी बनाकर इसको इसमें डाल देंगे, किसमें, डाइजेस्टर में डाल देंगे, ठीक है ना। विच इज इसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना, इसमें से जो गैस निकलेगी उसमें एक गैस होती है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 गैस निकलती हैं, और जो बायोगैस होती है वो है CH4। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर ईच ईयर। तो बायोगैस से हमें कई फायदे हैं। नंबर 1 तो हमें बायो जो गैस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग में और लाइटिंग में। अब यहाँ पर जो वेस्ट जो बचता है, मान लो गैस तो बन गई, तो वेस्ट जो बचता है उसको हम बोलते हैं मैन्योर, और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिलाइजर की तरह, जिसका हम मतलब एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई फायदे हैं। एक तो हमें फर्टिलाइजर मिल जाता है, मैन्योर मिल जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर मिल जाता है, केमिकल मैन्योर नहीं है, ऑर्गेनिक मैन्योर है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ में हमें गैस मिल रही है, उसका इस्तेमाल हम कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और लाइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बायोगैस प्लांट है, ये बना हुआ है, आप देख सकते हो। अब चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। तो हमने अभी देखा कितने प्रकार से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हम सन से भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, हम हवा से भी बिजली पैदा कर सकते हैं, हम जमीन के अंदर से जो हीट निकल रही है उससे बिजली पैदा कर सकते हैं, हम कोल से एनर्जी पैदा कर सकते हैं, हम डीजल से एनर्जी पैदा कर सकते हैं, हम गैस से एनर्जी पैदा कर सकते हैं, ठीक है।
हम समुद्र की जो ज्वार भाटा है, जो वेव्स आती हैं ऊंची ऊंची, उनसे हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। हम न्यूक्लियर मेटल से एनर्जी पैदा कर सकते हैं। कितने सारे सोर्सेस हैं हमारे आसपास, चारों तरफ एनर्जी एनर्जी है। मगर इसको हार्नेस करना, इसको सही तरह से इस्तेमाल करना, सही तरह से यूज करना, ये बड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाई नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो हम सबकी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ये जिम्मेदारी है, हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। घर में इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना काम आ रहा है उतना ही यूज करना चाहिए। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। अगर सोचो कितनी प्यारी लाइन है, अगर आपने एनर्जी सेव कर ली मतलब समझ लो एनर्जी जनरेट कर दी। तो हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए, फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आपके क्लास 8th के 3 चैप्टर जो है ज्योग्राफी के, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुके हैं और आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बस अब 3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।